Okay, so today is the second lecture. Let's continue. Start करते हैं. Just a minute. Okay. Fine. और कोई आना बाकी नहीं है ना? मोस्टली सब लोग आ गए. हेलो. अच्छा. तो व्हाट वी डिड इन द लास्ट लेक्चर वाज हम लोग ने बहुत सारी टिक मार्किंग्स भी की. हम लोग ने लास्ट लेक्चर में मीनिंग ऑफ डिमांड पढ़ा एंड इलास्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ा. बराबर. यहां तक होप आपको सब कुछ समझ गया होगा. टेस्ट प्रेफरेंस, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बराबर, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल एवरीथिंग. ओके. नाउ हमने लास्ट टाइम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था. नो सर. नो. अच्छा, डिमांड फंक्शन पढ़ा था. यस. डिमांड Yes, फंक्शन तो sir. पढ़ लिया था. ठीक है. तो आज हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड से. बराबर. अपना नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड. बहुत सिंपल है. ऑल ऑफ यू पीपल हैव लर्नड आल्सो इन एसवाईजीसी. नाउ लॉ ऑफ डिमांड में कुछ खास नहीं है. 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ना है, वो मैं आपको फटाफट बता देता हूं. लॉ ऑफ डिमांड. लॉ का मतलब आप समझते हो, इट्स अ रूल्स. तो डिमांड के लिए बराबर एक लॉ बनाया गया विच बिकम वेरी पॉपुलर एंड इट हैज बीन डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल. तो सबसे पहला पॉइंट है आपके लिए एमसीक्यू. हु हैव डेवलप्ड द लॉ ऑफ डिमांड? हेलो. Professor Alfred Marsh. प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. बराबर. ये आपका पहला एमसीक्यू है. नाउ अब अल्फ्रेड मार्शल ने जब ये लॉ ऑफ डिमांड बनाया तो अल्फ्रेड मार्शल ने सिर्फ एक ही फैक्टर पे फोकस किया, प्राइस. बराबर है. उनके लिए प्राइस ही सब कुछ था. और उन्होंने अपने लॉ में ये लिखा कि व्हेन द प्राइस विल चेंज, डिमांड विल चेंज. हेलो. व्हेन द प्राइस विल चेंज, डिमांड विल चेंज. तो किसी ने पूछा भाई अदर फैक्टर्स का क्या? इनकम की वजह से भी डिमांड चेंज होती है. बराबर है. पॉपुलेशन की वजह से भी डिमांड चेंज होती है. वो बोलता है नहीं, मेरे लॉ में मैं सिर्फ प्राइस फैक्टर को कंसीडर करूंगा एंड अदर फैक्टर्स विल रिमेन constant. कांस्टेंट. बराबर. तो उन्होंने सिर्फ प्राइस फैक्टर को कंसीडर किया एंड ही हैव रिटन प्राइस एंड डिमांड विल ऑलवेज हैव इनवर्स रिलेशनशिप. सबको पता है इनवर्स रिलेशनशिप. बराबर. नाउ प्राइस एंड डिमांड विल ऑलवेज हैव इनवर्स रिलेशनशिप. लेकिन अल्फ्रेड मार्शल ने एक कंडीशन डाली. वो कंडीशन क्या थी मालूम है? उन्होंने कहा कि भाई प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप सिर्फ तब होगा when other factors will remain Constant. constant. When other factors will remain constant. इसका मतलब वो इनडायरेक्टली क्या कहना चाहते हैं कि अगर प्राइस के साथ साथ अदर फैक्टर्स में भी चेंज आए तो उनका लॉ शायद गलत साबित हो सकता है. मतलब द लॉ विल नॉट गोइंग टू होल्ड गुड. हेलो. मतलब इनका लॉ तब तक ही सही चलेगा व्हेन अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट. अगर Constant. अदर फैक्टर्स में चेंजेस आया, बराबर, तो इनका लॉ शायद एप्लीकेबल नहीं हो सकता. नहीं है. रेडी माय पॉइंट? अच्छा, अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ. अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से लोगों की इनकम्स बढ़नी नहीं चाहिए. बराबर. इफ योर इनकम इज 10,000 इट शुड रिमेन 10,000 ओनली. इट शुड नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज. नाउ वेदर कंडीशंस. अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से अगर बारिश हो रही है तो पूरे 12 महीने बारिश ही होना चाहिए, सीजन भी चेंज नहीं होना चाहिए. इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? No. No. नो. ये तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अल्फ्रेड मार्शल का ये जो लॉ है इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक असम्पशन. हेलो. Yes. Yes, sir. यस. तो तीसरा पॉइंट क्या निकल कर आया? दिस लॉ इज बेस्ड ऑन unrealistic assumption. This law is based on unrealistic assumption. अरे बराबर. नाउ और क्योंकि अनरियलिस्टिक है इसलिए इस लॉ में एक्सेप्शंस भी हैं. बराबर. ठीक है. नाउ 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 अब अल्फ्रेड मार्शल ने बराबर इस थियरी को डायग्राम से भी समझाया था.
बराबर। नाउ डायग्राम, अब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि दुनिया के कोई भी चीजों में अगर दो फैक्टर्स में इनवर्स रिलेशनशिप हो तो कर्व कैसा होगा? डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट। डाउनवर्ड स्लोपिंग, Downward. बराबर है। तो यहां पर प्राइस एंड डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, तो हाउ विल गोइंग टू बी द कर्व? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड Downward स्लोपिंग। slope. अरे बराबर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जीरो आता है कि नहीं? यस सर। जीरो इज कॉल्ड ओरिजिन। अगर आप इसको ओरिजिन से देखो तो कैन आई से इट इज कॉन्वेक्स फ्रॉम ओरिजिन? हेलो, Yes, sir. कॉन्वेक्स और कॉन्केव का मतलब समझते हो ना? Yes, sir. हाँ, तो अल्फ्रेड मार्शल ने जो डिमांड कर्व बनाया था, अगर आप ओरिजिन की तरफ से देखो तो एक डोम शेप दिखाई देता है, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, बराबर। तो आप लोग यहां पर एक थ्योरी पढ़ सकते हो, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, बराबर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नाउ इट इज आल्सो कॉल्ड, डाउनवर्ड स्लोपिंग को आप एक और नाम से जानते हो, नेगेटिव स्लोप। हेलो, तो यस आपको सर। एमसीक्यू में या तो डाउनवर्ड स्लोप कहेंगे या नेगेटिव स्लोप कहेंगे, बराबर। दोनों का मतलब क्या है? एक ही। मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में समझाया था, इनवर्स रिलेशनशिप इज आल्सो कॉल्ड नेगेटिव रिलेशनशिप। हेलो, यस सर। यस सर, ये यस लाइन यस। सर ये स्ट्रेट लाइन भी तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी ना कर्व ही हो। स्ट्रेट लाइन कैसे? स्लैंटिंग एकदम। मतलब ऐसा? हाँ। हाँ कि ना? ना, अब देखो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आपने प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ी? नहीं एसवाईजीसी में हम लोग भी पढ़ेंगे, उसमें स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल कर्व भी था कि नहीं? सर, वो हुआ परफेक्टली ही नहीं। इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। हेलो, अरे जिसने डाउट पूछा हो तो रिप्लाई तो करो यार। क्या हो सर? हाँ, बराबर। नाउ अगर स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है लेकिन वो सिचुएशन टू सिचुएशन पे मैटर करती है, बट अल्फ्रेड मार्शल ने जो लॉ बनाया उसमें उनका डिमांड कर्व कॉन्वेक्स आ रहा था। तो अगर जब मैं बोल रहा हूं लॉ, तो लॉ में हम अल्फ्रेड मार्शल के बनाए हुए लॉ को ही पढ़ेंगे, बराबर। नाउ तो इट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन एज पर द लॉ ऑफ अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। नाउ तो डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड, ये पहला एमसीक्यू बन गया आपका। अब एक एमसीक्यू और बना, वो था डिमांड कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। डिमांड कर्व इज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, बराबर। नाउ फोर्थ पॉइंट आपको समझ में आया? हेलो, यस सर। क्या बोलते हो? फोर्थ पॉइंट समझा दोस्तों? ओके, नाउ अब अपने को ये 4 पॉइंट समझ में आ गए। आप लोग ने इस लॉ को बराबर दो चीजों से एक्सप्लेन करते थे एसवाईजीसी में, एग्जाम नहीं हुआ वो बात अलग है, लेकिन आपने टेस्ट वगैरह दिया होगा। नाउ यू यूज्ड टू ड्रॉ अ टेबल, इट्स कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। हेलो, बराबर है, आप लोग Yes, ऐसा sir. टेबल बनाते थे। नाउ प्राइस और डिमांड का, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, हाँ की ना? यस सर। हाँ। यस सर। अब देखो ये सब है ना, ये फाउंडेशन में, बराबर, ये सब हम लोग करते नहीं है क्योंकि हमारा तो एमसीक्यूज है, लेकिन मालूम है एग्जाम में आपको डिमांड शेड्यूल का मीनिंग पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल? व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल? तो इसका डेफिनेशन है, इट इज अ टैब्यूलर स्टेटमेंट। हेलो, इट इज अ स्टेटमेंट। टैब्यूलर स्टेटमेंट। अब ये शेड्यूल, ये टेबल डिमांड का रिलेशनशिप बता रहा है, इसलिए हम इसको डिमांड शेड्यूल कह देते हैं। अगर सर इसमें सप्लाई का शेड्यूल होता तो सप्लाई शेड्यूल हो जाता। हेलो, यस सर। सर। हाँ। तो एग्जाम में आप लोग को डिमांड शेड्यूल करके कोई नहीं पूछेगा, आपको ये पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल। तो कैन आई से द शेड्यूल मींस अ टेबुलर स्टेटमेंट विद सम फिगर्स, नंबर्स शोइंग सम रिलेशनशिप। हाय गाइस। यस सर। हाँ, ठीक है। अब मुझे 6 पॉइंट बताओ, तो व्हाट डू यू मीन बाय कर्व? शेड्यूल से आप हमेशा कर्व बनाते हो, जैसे डिमांड कर्व बनाया हमने,
बराबर है। कर्व का डेफिनेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कर्व? इट इज अ ग्राफिकल Graphical रिप्रेजेंटेशन। representation. यस, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ये वाला जो कर्व है ये डिमांड कर्व है, तो कर्व के पीछे जो टॉपिक है उसका नाम लगा देंगे, बट द एक्चुअल वर्ड इज कर्व। कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हम इसको ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं, बराबर ना। तो आपको शेड्यूल और कर्व का मीनिंग पूछा जा सकता है, तो आप इसको जरा संभालना, बाकी कुछ भी नहीं ना। अब मेरी बात को समझो, लॉ ऑफ डिमांड में, बराबर, अल्फ्रेड मार्शल ने जो कर्व यूज किया था वो था इंडिविजुअल कर्व। ये जो आपने पढ़ा ये क्या है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। मतलब अगर कोई चीज महंगी हो जाए तो इंडिविजुअल अपनी डिमांड को कम कर लेता है, क्योंकि एवरीवन वांट सम सस्ता, बराबर है। लेकिन इंडिविजुअल से ही एक कंसेप्ट और आता है, मार्केट डिमांड। हेलो गाइस, Yes, व्हाट डू यू sir. मीन बाय मार्केट? ऐसी अंदाजे में मार्केट का मतलब क्या? सर जहाँ सेल्स होता है मतलब ट्रेडिंग ना, ज्यादा होती यस, है ग्रुप इट ऑफ इज अ इंडिविजुअल प्लेस वेयर ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, इट्स ओके। लेकिन हम यहाँ पर कंज्यूमर के पॉइंट से पढ़ रहे हैं, तो इट्स अ ग्रुप ऑफ बायर्स। ऑफ कोर्स सेलर्स भी होते हैं, बट सेलर्स हम सप्लाई में पढ़ेंगे। इट्स अ ग्रुप ऑफ बायर्स, बराबर है। अब मार्केट किसी अकेले से नहीं बनता, बराबर है, हम सबको मिला के बनता है, हाँ कि ना? Yes, sir. हेलो, यस सर बराबर, यस। अब जैसे फॉर एग्जांपल भाईंदर एक मार्केट है, हाँ कि ना? हजारों कंज्यूमर्स हैं, लेकिन किसी एक की डिमांड हो तो वो इंडिविजुअल होता है। लेकिन अगर आप 100-200 लोगों को एक का इकट्ठा कर लो, उन सबकी डिमांड को ऐड करो, तो मार्केट की डिमांड बन जाती है। तो मालूम है मार्केट डिमांड क्या है? नाउ इट इज अ सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स। बहुत सिंपल। नाउ इट इज अ सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड, बराबर। सारे इंडिविजुअल की डिमांड्स को ऐड कर लो तो मार्केट की डिमांड बन जाती है। नाउ तो बहुत सिंपल सा मीनिंग है, इट इज अ सम मतलब एडिशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स, बराबर। ये तो हो गया मीनिंग। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर सारे इंडिविजुअल्स की, अकेले अकेले कंज्यूमर्स की डिमांड को डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और अब सबके डिमांड्स को ऐड करते हो, तो मार्केट की डिमांड बनेगी। तो मार्केट का डिमांड कर्व कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग कि डाउनवर्ड स्लोपिंग? Downward sloping. ऑफकोर्स डाउनवर्ड स्लोपिंग। जब सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो उसको सम भी करोगे तो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग ही आएगा। तो मार्केट डिमांड कर्व ऑल्सो स्लोप्स डाउनवर्ड, बराबर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बहुत सिंपल, बराबर ना। पढ़ने के लिए सिर्फ ये 7 पॉइंट्स है, इसके अलावा लॉ ऑफ डिमांड में कुछ भी नहीं है। अल्फ्रेड मार्शल, लॉ ऑफ डिमांड हैज बीन डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने सिर्फ एक फैक्टर को कंसीडर किया, प्राइस। मतलब अकॉर्डिंग टू हिम ओनली वन फैक्टर शुड चेंज, दैट इज प्राइस, एंड अदर फैक्टर शुड रिमेन कांस्टेंट। Constant. मतलब नाउ अल्फ्रेड मार्शल ने प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप समझाया जरूर, लेकिन उन्होंने सेट्रिस पेरिबस मतलब अदर थिंग शुड रिमेन कांस्टेंट का सहारा लिया। मतलब दिस लॉ इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशंस, बराबर ना। और फिर उन्होंने डिमांड कर्व को समझाया कि भाई दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, इससे डिमांड को डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा, बराबर। और जब उन्होंने वो कर्व बनाया तो इट वाज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अब कॉन्वेक्स टू ओरिजिन कोई कंसेप्ट नहीं है, बट क्या है कि इकोनॉमिक्स वाले बाल की खाल निकालते रहते हैं, बराबर। नाउ शेड्यूल और कर्व का मतलब तो आपको समझ ही गया है। मार्केट डिमांड क्या होती है? बहुत सिंपल, सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड्स को ऐड कर लो तो मार्केट की डिमांड बन जाती है। तो जब इंडिविजुअल डिमांड को डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो बट ऑब्वियस है मार्केट की डिमांड भी डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहेगी। एनी डाउट्स ओवर हियर? नो ठीक है, तो अब देखो आपका मॉड्यूल, एक गाइस मॉड्यूल्स है आपके पास? मॉड्यूल्स ओपन किया? Yes. हाँ, तो अब Yes, sir. देखो, यस यस यस, मैंने जैसे कि आपसे लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था, ये मैंने बैच में ही पढ़ाया था, तो मैंने मार्किंग करके रखी हुई है। नाउ नाउ मैं आपको मॉड्यूल में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टिक मार्क करके दूंगा, बाकी सब बकवास छोड़ देना, ठीक है? तो देखो लॉ ऑफ डिमांड में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉ ऑफ डिमांड में रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स प्राइस। मतलब लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ और सिर्फ प्राइस
एंड क्वांटिटी डिमांड के रिलेशनशिप को समझाया गया। हेलो, बराबर। अच्छा हाँ, तो सर इसमें खास बात क्या है, आप टिक मार्क क्या करवा रहे हो, बताता हूं आपको। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा में, लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन, देखो कितनी छोटी छोटी बातें हैं, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड और प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। बताओ किसको टिक मार्क करोगे, ए और बी। लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड और प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। हेलो, व्हाट इज योर आंसर? बी। बॉबी इज द आंसर। तो सर एक मिनट, खाली इधर डिमांड लिखा है और इधर क्वांटिटी डिमांड लिखा है, जस्ट वर्ड क्वांटिटी इज नॉट देयर, तो उससे आंसर बदल जाएगा। यस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। क्या बात कर रहे हो सर? यस यस यस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी। बराबर। सर क्या डिफरेंस है वो मैं आपको 15 मिनट के बाद सिखाने वाला हूं, आफ्टर 15 मिनट्स। यस बराबर, इसके लिए मैंने इसको टिक मार्क करके रखा है। ओके देन देखो, मैंने छोटा सा टिक मार्किंग किया, इनवर्स रिलेशनशिप। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो आप भी इसको टिक मार्क कर लो। बाकी इस पैराग्राफ में कुछ भी नहीं है। अब आ जाओ डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कोई नहीं पूछने वाला। अब देखो डिमांड शेड्यूल, अब शेड्यूल मींस जस्ट अ टेबल। सर देखो जो लिखा है, शेड्यूल इज अ टेबल, बस इतना ही मीनिंग है। इट इज अ टैबुलर स्टेटमेंट, बाकी अंदर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कचरा है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? सर डेफिनेशन नहीं आ सकता क्या एमसीक्यू में? नहीं, डेफिनेशन वगैरह लर्न नहीं डेफिनेशन करना है? अगर आया भी ना तो भी आप लोग को उसके वर्डिंग्स पता है तो वो हो जाएगा। एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं आएंगे, डोंट वरी। ठीक है, डिमांड शेड्यूल नाउ, तो डिमांड शेड्यूल, शेड्यूल इज अ टेबल, खाली इतना सा डेफिनेशन पढ़ना है, फिर बाकी का एक्सप्लेनेशन एक ही चीज को रिपीट किए जा रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं। हटो। नाउ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बस यार, सीए फाउंडेशन में स्मार्ट स्टडी करनी है, एमसीक्यूज है, कहां पैराग्राफ में घुसे पड़े हैं। नाउ हेलो, टिक मार्किंग किया? यस सर। ओके नाउ इसके बाद अब देखो, इन्होंने ये डिमांड कर्व जो बनाया है, अगर आप देखोगे तो इट इज कॉन्वेक्स, हाँ कि ना? सर यस सर यस इसमें हम जय, लोग को स्ट्रेट लाइन है, सॉरी वो आप में कैसा कर्व है, हम लोग में ये स्ट्रेट लाइन है। ऐसा आप लोग में कर्व वाला कोई भी ग्राफ नहीं डिमांड का। कर्व वाला ही है। एक मिनट एक Straight मिनट line है एक सर। मिनट एक मिनट, अगर कर्व नहीं है तो कर्व लिख लो, ठीक है। नाउ इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, बराबर, ये डायग्राम परफेक्ट है। नाउ अब मुझे एक चीज बताओ, ये डाउनवर्ड स्लोप जा रहा है कि नहीं? यस सर। यस, तो बस इतना सा टिक मार्क कर लो, नेगेटिव स्लोप। डाउनवर्ड स्लोपिंग इज ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव स्लोप, बराबर। अच्छा सर यस यस डियर, यस छवि। सर तो मतलब अगर एमसीक्यू में ये ऐसा कर्व्ड आया कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन वाला और एक स्ट्रेट लाइन आया, तो फिर किस पे टिक करेंगे तो आप अकॉर्डिंग टू कॉन्वेक्स, एल्फ्रेड कॉन्वेक्स मार्शल टू का law? ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अच्छा ओके ठीक नाउ है सर, मतलब हमारी टेक्स्ट बुक में स्ट्रेट लाइन है तो भी कॉन्वेक्स पे ही करेंगे ना? यस, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, क्योंकि लॉजिकली तो कॉन्वेक्स है, बराबर। नाउ अंडरस्टैंड। अब देखो नेक्स्ट, मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब देखो यहां पर ये भी टिक मार्क कर लो, इनवर्स प्राइस डिमांड रिलेशनशिप। बस इस पैराग्राफ में आज के बाद और कुछ भी नहीं पढ़ना है, बराबर। अच्छा मार्केट डिमांड शेड्यूल में, मार्केट 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 का मतलब सम ऑफ, क्या रिस्पॉन्स तो करो यार। इंडिविजुअल यस विदित, सम ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना? तो ये देखो बस खाली इतना, सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स, इतना सा डेफिनेशन है, इतना सा। लेकिन सर बाकी सब क्या है, एक्सप्लेनेशंस है, बराबर, वो सब छोड़ दो। सम ऑफ इंडिविजुअल, टिक मार्किंग किया? यस सर। ओके अब इसके अंदर देखो,
मार्केट डिमांड शेड्यूल ऑल्सो इंडिकेट्स इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ऑफ कोर्स जब इंडिविजुअल डिमांड इनवर्स है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो मार्केट डिमांड भी डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहेगा। कौन सी बड़ी बात है। नाउ प्लीज इसको लास्ट लाइन को अंडरलाइन कर लो, बराबर। मतलब एज ए स्टूडेंट अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी इसको पढ़ो तो बस ये हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ो, बराबर। नाउ ये देखो मार्केट डिमांड कर्व, कोई लेना देना नहीं है। मार्केट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, बस बात खत्म हो गई। मार्केट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। हाँ जी, हो गया। यस सर। ओके अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनले ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नाउ सर सर व्हाट इसमें इज एक दिस फॉर्मूला रैशनले है। ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नाउ अंडरस्टैंड, अब प्लीज जरा ध्यान से समझना। नाउ लॉ ऑफ डिमांड तो आप बहुत फैमिलियर थे और आपने बहुत बार उस आंसर को पढ़ा भी है एग्जाम के लिए। नाउ तो वो आप लोग बहुत फैमिलियर है। व्हाट इज रैशनले बराबर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक अपना। अब है ना बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी राय दी है। गाइस मेरा वॉइस क्लियर है? नो सर। नो सर। यस सर। ओके मेरा You're आप lagging. लोग को जो स्क्रीन दिखाई दे रही है वो एकदम क्लियर है? यस। नो सर। ओके परफेक्ट। अब सुनो रैशनले ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो व्हाट इज दिस रैशनले। देखो लॉ एक ने बनाया था, अल्फ्रेड मार्शल ने, लेकिन बाकी सारे इकोनॉमिस्ट ने बहुत सारे इनपुट्स दिए। अब उन्होंने अपनी अपनी राय दी, रीजन दिए कि भाई प्राइस और डिमांड को इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है। जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम क्यों हो जाती है, और जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ क्यों जाती है। मतलब व्हाई प्राइस एंड डिमांड हैव इनवर्स रिलेशनशिप। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अपनी अपनी अलग अलग एडवाइजेस दी। अब कहने से एक ही पॉइंट पे 10 लोग अगर एडवाइजेस देंगे तो क्या उन लोग की एडवाइजेस मैच होने वाली है? नो। नहीं, बराबर। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अपनी अपनी राय दी कि भाई हाँ प्राइस और डिमांड को इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है, बराबर। तो उन सब राय को, उनकी एडवाइजेस को जॉट डाउन करके कुछ पॉइंट्स बनाए गए। अब सबसे पहला जो पॉइंट बना वो है लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये जो डीएमयू है ये थ्योरी किसने बनाई? अल्फ्रेड मार्शल ने। हेलो, यस सर। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये थ्योरी किसने बनाई? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल। तो मालूम है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ मदर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अगर आपसे कोई पूछे कि लॉ ऑफ डिमांड किससे डिराइव हुआ है तो लॉ ऑफ डीएमयू से डिराइव हुआ है। लॉ ऑफ डीएमयू इट इज अ मदर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सर मतलब मदर का मतलब ये हो गया कि लॉ ऑफ डिमांड की जो थियोरी है वो डीएमयू पे बेस्ड है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से ही लॉ ऑफ डिमांड की थ्योरी बनाई गई, बराबर। अच्छा सर आप कैसे कह सकते हो कि लॉ ऑफ डिमांड हैज बीन डिराइव फ्रॉम लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चलो सुनते हैं और समझते हैं। नाउ दोनों थियरी अल्फ्रेड मार्शल ने बनाई है। मेरी बात सुनो, डिमांड सॉरी डिजायर, ठीक है। नाउ लिसन 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 लिसन, डिजायर एंड सेटिस्फैक्शन। नाउ जिसे आप कहते हो पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। हेलो, लॉ ऑफ Yes, डीएमयू में sir. आपने सेटिस्फैक्शन को कंसेप्ट को समझा है, हाँ कि ना? यस। यस। तो पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। नाउ अल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोडक्शन में मैंने आपको समझाया था डिजायर इज नॉट अ डिमांड, बराबर है। डिजायर के साथ अगर आप एबिलिटी और विलिंगनेस, सॉरी एंड और नहीं है, विलिंगनेस को ऐड करो तब वो डिमांड बनती है। और डिमांड में जब आप एबिलिटी और विलिंगनेस ऐड करते हो तो कहना इसे यू परचेज एंड कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब यूज करना। आपकी डिजायर आपकी डिमांड में कन्वर्ट होती है, बराबर है। और डिमांड की वजह से आप चीजों को मार्केट से खरीदते हो,
एंड यू यूज इट, कंज्यूम मतलब यू कैन ईट इट, अगर ईटेबल्स है नहीं तो दूसरे प्रोडक्ट्स यूज, और द मोमेंट यू कंज्यूम यू डिराइव सेटिस्फैक्शन। हेलो, यस सर। बराबर ना। तो सेटिस्फैक्शन की वजह से लोग डिमांड अराइज होती है और लोग बाय करते हैं, बराबर। तो ये पूरा का पूरा लॉ ऑफ डीएमयू का जो चक्कर है वो यहां से निकल, हाँ कि ना। अच्छा, अब है ना, यहां पर क्या कहा गया है ना, इधर एक अलग एंगल है, डीएमयू से लॉ ऑफ डिमांड कैसे डिराइव हुआ और प्राइस और डिमांड को इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है। देखो किस तरीके से समझाया है, इकोनॉमिस्ट क्या गजब लेवल पे सोचते हैं। सुनना 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 सुनना, ये एक यूटिलिटी, प्लीज जरा संभालना। नाउ एक अजम्पशन ले रहा हूं, वैसे तो पूरा थ्योरी अजम्पशन पे ही था। नाउ सेटिस्फैक्शन लेवल ये खाली एक मेंटल कंसेप्ट है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, आप ये समझते हो। यस यस, तो अल्फ्रेड मार्शल कहता है सेटिस्फैक्शन को समझाने के लिए आई विल बी यूजिंग बराबर सम नंबर्स दैट इज कॉल्ड यूटिल्स। उन्होंने यूटिल्स का यूज किया, यूटिल्स इज अ नंबर टू मेजर द सेटिस्फैक्शन लेवल। ओके, अब मालूम है उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है, वो बोलता है जब कंज्यूमर फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करता है तो ही डिराइव अ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 10 यूटिल्स, मतलब उसे बहुत मजा आता है। आपने कुछ ऐसा पढ़ा है, अगर मैं फर्स्ट यूनिट ऑफ बराबर है ना गुलाब जामुन कंज्यूम करूं तो आई विल बी एंजॉयिंग मोर एज कंपेयर टू द सेकंड गुलाब जामुन। हेलो, यस सर। हाँ, तो जब मैं सेकंड गुलाब जामुन कंज्यूम करूंगा तो मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, मुझे उससे कम मिलेगा, दैट इज 8 यूटिल्स, बराबर। सिमिलरली नाउ मैं आपको लॉ ऑफ डीएमयू नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको डिमांड से मैच कर रहा हूं, क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू हम बाद में पढ़ेंगे। थर्ड, जब मैं थर्ड गुलाब जामुन कंज्यूम करूंगा तो माइट बी आई बी अटेनिंग 5 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, बराबर। यस ऐसे करते करते आप जीरो पे पहुंचते हो, वैल्यू टोटली सेटिस्फाइड। अब मैं उतना नहीं जा रहा हूं, अब सुनो। अल्फ्रेड मार्शल कहता है मालूम है लोग क्यों खरीदते हैं, कि उनको मेंटली चीजों को वर्थ लगता है। मतलब लेट्स टेक वन एग्जांपल, ठीक है ना, अंडरस्टैंड, नहीं तो मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड और यूटिलिटी का डिमिनिशिंग यूटिलिटी का कंपैरिजन नहीं समझा पाऊंगा। मैंने आपको पता है लास्ट टाइम एक एग्जांपल लिया था, अगर ये पेन 5 रुपीज का है और मैं आपसे 10 रुपीज चार्ज करूं, विल यू गोइंग टू बाय? नो। नो लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपका पेन रुक गया है, योर पेन इज नॉट वर्किंग, और मैं आपके पीछे बैठा हूं और मैं आपको 5 रुपीज का पेन 20 रुपीज में बेचूं, तो विल यू गोइंग टू बाय? यस यस। तो मेरी बात सुनना, इकोनॉमिस्ट कहता है कि लोग है ना पैसा तब खर्चा करते हैं जब उनको वर्थ लगता है, और जब उनको लगता है ना कि मेरे को वर्थ है तो 10 रुपए की चीज को 50 रुपए में भी खरीदेंगे। हेलो, यस सर। अब वर्थ लगने का मतलब है यूटिल्स, सेटिस्फैक्शन लेवल। अब मेरी बात को जरा सुनना और प्लीज समझना, हम एक अजम्पशन लेते हैं, आप लोग एक यूटिल का सेटिस्फैक्शन लेने के लिए 1 रुपया खर्चा कर सकते हो। मेरी बात सुनना, टू एंजॉय 1 यूटिल ऑफ सेटिस्फैक्शन यू आर रेडी टू स्पेंड 1 रुपी, ठीक है। अब मैं रुपीज में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब मान लो कि गुलाब जामुन का प्राइस 10 रुपीज है, बराबर, और आपको 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। बताओ आप कंज्यूम करोगे कि नहीं करोगे? हेलो, करेगी। गुलाब जामुन का प्राइस 10 रुपया है, आप एक यूटिल का सेटिस्फैक्शन लेने के लिए 1 रुपया खर्चा कर सकते हो। तो आप लोग जब पहला गुलाब जामुन कंज्यूम करोगे तो तुमको लगता है 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो गुलाब जामुन कितने का है? 10 रुपए का। मुझे बताओ आप 10 रुपया खर्चा करोगे कि नहीं करोगे? करेगी। करोगे। तो मतलब 10 रुपीज पे यू आर रेडी टू बाय 1 यूनिट ऑफ गुलाब जामुन। हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। अब सुनना, सेकेंड गुलाब जामुन आपको 8 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन देगा, बराबर है। अब गुलाब जामुन तो 10 रुपए का है, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन 8 रुपीज का मिलेगा। तो आपको मेंटली क्या लगता है, नहीं यार ये गुलाब जामुन महंगा है, वर्थ नहीं है। हेलो, यस सर। तो मुझे एक यस चीज सर। बताओ, आप सेकेंड गुलाब जामुन कितने रुपीस में खरीदने को तैयार हो? 8 रुपीज। 8 8 रुपीज पे यू आर रेडी टू बाय।
तो है ना, इकोनॉमिक्स कहता है कि अगर मैं प्राइस को कम कर दूं ना तो आप अपनी डिमांड को बढ़ा लोगे, सेकंड गुलाब जामुन खरीदने को तैयार हो। तो द मोमेंट आई रिड्यूस द प्राइस, बराबर है, आपको वर्थ लगता है और आप बाय ज्यादा करते हो। हेलो, तो प्राइस एंड डिमांड है विच रिलेशनशिप? इनवर्स। हाँ, दिस इज व्हाट द कंपैरिजन विद प्राइस एंड सेटिस्फैक्शन। और प्राइस और सेटिस्फैक्शन की वजह से आपकी डिमांड बढ़ती है। हेलो, समझ में आया? यस सर। अब सुनो, एक और एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको लॉजिक और अच्छे से समझे। अब थर्ड गुलाब जामुन आपको 5 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन देगा, मतलब मेंटली आप थर्ड गुलाब जामुन कितने पे खरीदने को तैयार रहोगे? 5 रुपीज। 5 रुपीज। मतलब अगर मैं 8 रुपीज पे बेचूं, विल यू गोइंग टू बाय? नो। 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 तो अगर सेलर और प्राइस कम कर दे 5 रुपीज, यू आर रेडी टू परचेज थर्ड गुलाब जामुन। एम आई करेक्ट? तो द मोर प्राइस reduces, people feel it is more worth of it and they buy it to derive more satisfaction. हेलो, यस सर। अब समझा? तो ये रीजन दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने। और अल्फ्रेड मार्शल कहता है इस थियोरी के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि मैंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी पे मैंने लॉ ऑफ डिमांड बनाया है। इसके लिए नाउ लॉ ऑफ डीएमयू इज अ मदर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हेलो, यस सर। लॉजिक समझा? यस सर। यस सर। ओके, Yes, sir. नाउ सेकंड, कुछ और इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग रीजन दिए हैं कि भाई प्राइस और डिमांड के क्यों बराबर रिलेशनशिप। नाउ अब किसी ने कहा है इनकम इफेक्ट की वजह से प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। अब कोई से पूछे कि भाई इनकम इफेक्ट का मतलब क्या, तो उस इकोनॉमिस्ट ने क्या समझाया सुनो। खाली रिलेशनशिप को समझो, टिक मार्किंग मैं दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है ना, सिर्फ उतना पढ़ना है। इनकम इफेक्ट में वो लोग क्या कहते हैं, मेरी बात सुनो। प्राइस बराबर है डिमांड एंड इनकम, और इनकम का मतलब रियल इनकम। ओके, एक मिनट, मैं आपके लिए एक टेबल बना देता हूं, तो आपको स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप ये टेबल पढ़ो, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो देखो, प्राइस, रियल इनकम, रियल इनकम का मतलब होता है परचेजिंग पावर, और डिमांड। अब मेरी बात सुनो, इकोनॉमिस्ट कहता है कि जब प्राइस फॉल होती है ना तो चीजें सस्ती हो जाती है। हेलो, व्हेन द Yes, प्राइस sir. फॉल, बराबर है, थिंग्स बिकम चीपर, तो पब्लिक का परचेजिंग पावर बढ़ जाता है। मतलब वो उतने ही इनकम में या तो ज्यादा खरीद पाते हैं क्योंकि चीजें सस्ती हो गई हैं, Yes. यस। और बिकॉज उनका रियल इनकम बढ़ता है तो उनकी डिमांड्स बढ़ जाती है क्योंकि दे कैन बाय मोर। तो व्हेन द प्राइस फॉल, द रियल इनकम, द परचेजिंग पावर इंक्रीजेस एंड दे परचेज मोर। अच्छा, और जब उन प्राइसेस बढ़ती हैं, जब चीजें महंगी होती हैं, तो आपका परचेजिंग पावर फॉल हो जाता है, एंड बिकॉज योर परचेजिंग पावर फॉल्स, तो आप उतने ही पैसों में कम खरीद पाते हो क्योंकि चीजें महंगी हो जाती हैं। दैट्स व्हाई द डिमांड आल्सो फॉल, बराबर। तो किसी ने कहा है कि प्राइस एंड डिमांड हैव इनवर्स रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ रियल इनकम इफेक्ट। तो जब चीजें सस्ती होती हैं तो परचेजिंग पावर बढ़ जाता है, और जब चीजें महंगी होती है तो परचेजिंग पावर कम हो जाता है। एनी डाउट्स? इसके लिए प्राइस एंड डिमांड हैव इनवर्स रिलेशनशिप। देखो, हर इकोनॉमिस्ट का अपना अपना व्यू है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. बराबर। अच्छा, नाउ किसी और इकोनॉमिस्ट ने कहा है, हाँ बोलो। सर आपने बोला अगर प्राइस बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर है जो कम होगी, हाँ, बट अगर एट द सेम टाइम अगर प्राइस बढ़ी तो वही समय पे अगर इनकम भी बढ़ गई तो परचेजिंग पावर कैसे कम होगा? हाँ, तो दैट्स व्हाई तो इट इज सेड ना कि अदर फैक्टर शुड रिमेन कांस्टेंट। इनकम को आप कांस्टेंट अज्यूम करते हो जब आप लॉ पढ़ते हो। लॉ ऑफ डिमांड में अल्फ्रेड मार्शल ने पहले ही कहा है कि इनकम क्या मानी जाएगी? Constant. कांस्टेंट। तो जितना प्राइस, जितना इनकम है उसी के अंदर भी अगर प्राइस कम होता है तो आप उतनी इनकम में ज्यादा खरीद पाते हो। अब अगर आप इनकम को बढ़ा लेते हो साइमल्टेनियसली तो फिर लॉ तो अप्लाई नहीं होता ना। वो तो अल्फ्रेड मार्शल पहले ही कह चुका है कि जब आप मेरे लॉ को फॉलो करेंगे तो आपको ये मान के चलना है कि अदर फैक्टर्स में चेंज नहीं आएगा। अगर प्राइस के साथ साथ अदर फैक्टर्स को चेंज किया तो मेरा लॉ गलत साबित हो सकता है। अल्फ्रेड मार्शल पहले ही कह चुका है। तो आपको उन असम्पशंस को ध्यान में रख के ही एक्सप्लेनेशंस को करना है। आप समझे?
यस सर। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था, बराबर, लेकिन क्योंकि एग्जाम में एक बार एमसीक्यू आया था, मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन में समझाया, बट ये इधर का पार्ट है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप कैसे है? तो देखो किसी इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा है, तो ना किसी इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि जब मार्केट में कंपटीशन ज्यादा होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब कॉम्पिटिटिव, हेलो, रिप्लेसेबल गुड्स, मतलब टाइड और सर्फ एक्सेल। अब ये दोनों से हम धोने तो कपड़े ही हैं, बराबर है, तो टाइड हो या सर्फ एक्सेल हो, क्या फर्क पड़ता है? आई वॉन्ट टू वॉश माई क्लोथ्स, हेलो, यस सर। तो बोथ आर रिप्लेसेबल, तो उसे कहते हैं कॉम्पिटिशन, बराबर, मैं एक दूसरे को कभी भी रिप्लेस कर सकता हूं। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में उन्होंने क्या कहा है, सुनो, प्राइस ऑफ वन गुड्स, बराबर, वन गुड्स में आप ले लो, पेप्सी ले लो, चलो हम पेप्सी और कोक का एग्जांपल लेते हैं, बराबर, एंड डिमांड ऑफ पेप्सी वन गुड्स, पेप्सी, और डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब कोक, ठीक है, उसका कंपटीशन। अब मान लो कि पेप्सी और कोक का प्राइस सेम है फिलहाल, तो आप कुछ भी कंज्यूम करो सब चलता है, हेलो, यस सर। तो मान लो कि पेप्सी का प्राइस 10 है और कोक का प्राइस भी 10 है, मैं वो कोक का प्राइस लिख नहीं रहा हूं, तो पेप्सी खरीदो या कोक खरीदो, इट डजंट मैटर। तो मान लो कि दोनों 5 बॉटल्स मार्केट में बिकती है। अब लेकिन अगर प्राइस ऑफ पेप्सी हैज बीन इंक्रीज्ड, बराबर 10 से 11 हो गया, लेकिन कोक का प्राइस अभी भी 10 है, तो दोनों में से कंपैरेटिवली सस्ता कौन सा है? कोक। तो लोग क्या करेंगे, फटाक से पेप्सी बंद करके सारी 10 बॉटल कोक की खरीदेंगे, बोले पेप्सी तुरंत बंद कर देंगे, जबकि पेप्सी 11 रुपए की है, कोक 10 रुपए का ही है, लेकिन कोक कंपैरेटिवली सस्ता हो गया कि नहीं? यस। तो तुरंत जैसे प्राइस बढ़ेगी, बराबर है, द डिमांड फॉर पेप्सी विल फॉल, इट्स अ प्राइस इफेक्ट, लेकिन द डिमांड फॉर कोक विल इंक्रीज, हेलो, हाय गाइस, समझा? नाउ नाउ नाउ, तो इकोनॉमिस्ट क्या कहना चाहता है, सुनो, कि अगर किसी एक गुड्स का प्राइस बढ़ता है ना, बराबर है, तो उसका कॉम्पिटिटिव प्राइस का, उसकी जो कॉम्पिटिटिव गुड्स है वो सस्ते दिखने लगते हैं, तो लोग मेन गुड्स को छोड़कर सीधे सस्ते गुड्स पे जंप करते हैं, उसकी वजह से मेन गुड्स की डिमांड गिर जाती है, दैट्स व्हाई प्राइस एंड डिमांड हैव इनवर्स रिलेशनशिप। इसका मतलब मैंने आपको लिखवाया था, कंज्यूमर ऑलवेज वांट टू परचेज कंपैरेटिवली चीपर गुड्स, हेलो, यस सर। बराबर। तो अगर Yes, आपको sir. लगता है कि यार इसके बदले दूसरा सस्ता मिल रहा है और ये महंगा हो चुका है, तो आप तुरंत छोड़ के दूसरे पे चले जाओ। आप क्यों चले गए मालूम है? कि आपके पास चॉइस थी, यस सर। अगर चॉइस नहीं होती तो बात कुछ और होती। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब है पीपल हैव लॉट ऑफ चॉइसेस, तो जब दो कॉम्पिटिटिव गुड्स में से एक महंगा हो जाए, पब्लिक तुरंत उसकी डिमांड छोड़ के दूसरों पे सस्ते पे आ जाता है, तो पीपल ऑलवेज वांट टू बाय कंपैरेटिवली चीपर गुड्स। तो बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस एंड डिमांड हैव इनवर्स रिलेशनशिप। inverse relation. Hope you understood, friends. यस सर। अच्छा, हाँ बोलो। सर एक डाउट है सर, मैं ये पूछ रहा था कि अगर ये जो पेप्सी है वो मतलब अभी भी 5 रुपए की है और ये जो कोको कोला है वो 10 रुपए का है, लेकिन कोको कोला ने अपनी प्राइस 11 रुपए कर दी और पेप्सी ने 5 रुपए रखी, लेकिन जो क्वालिटी है वो मतलब पेप्सी की अच्छी है कोको कोला से, तो लोग मतलब वापस पेप्सी पे शिफ्ट हो सकते हैं ना, भले अगर वो 11 रुपए की हो तब भी, क्योंकि उनकी हेल्थ भी तो वैसे खराब हो रही है ना, अगर वो 5 रुपए की चीप प्रोडक्ट भी खरीद रहे पर उनकी हेल्थ पे भी उतना इफेक्ट कर रहे हैं, तो वो अपने आप को स्विच भी तो कर सकते हैं ना वापस पेप्सी पे। ओके, अब मेरी बात को सुनो और समझो। आप है ना क्वालिटी बता रहे हो, तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक बता रहे हो तो कोल्ड ड्रिंक में क्वालिटी है ही नहीं, ऑल कोल्ड ड्रिंक्स आर डैमेजिंग ओनली, बराबर है। अच्छा चलो ऐसे लेते हैं, आप डीमार्ट जाते हो,
यस यस सर। हाँ, डीमार्ट जाते हैं, हर कोई जाता है भाईंदर में, बराबर है। डीमार्ट में पब्लिक क्या खरीदता है मालूम है? कोल्ड ड्रिंक्स पे, जो एक बॉटल पे एक बॉटल फ्री है। यस अब सर। उस टाइम पे क्वालिटी देखता है कि फ्री ऑफर देखता है? फ्री ऑफर फ्री ऑफर। बस, ऑफर क्योंकि उनको पता है कोल्ड ड्रिंक सारी हार्मफुल है। हाँ, जो सस्ता मिल रहा है, जिसपे ऑफर है, वो खरीद लो। नाउ, तो प्राइस इज द प्रायोरिटी, क्वालिटी तो बाद में। नाउ, आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझ में आया? सर पर टेस्ट ऑफ कंज्यूमर भी तो मायने रखता है। नहीं नहीं नहीं, देखो, आप अगर वापस टेस्ट प्रेफरेंस पे आ रहे हो तो दैट इज अज्यूम टू रिमेन्स कांस्टेंट। और वैसे भी काफी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें टेस्ट और प्रेफरेंस मैटर ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर की मोस्ट ऑफ 99.99% का डिमांड होता है कोल्ड ड्रिंक। अब मुझे पेप्सी मिल जाए, कोक मिल जाए, थम्स अप मिल जाए, स्प्राइट मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, क्या फर्क पड़ता है? बराबर है। हमारी डिमांड क्या है? कोल्ड ड्रिंक। कुछ ही होते हैं 1% पीपल हु वांट पेप्सी, तो दे वांट ओनली पेप्सी, दे डोंट वांट एनी अदर ब्रांड, बराबर। लेकिन मार्केट 99% पे चलता है, 1% पे थोड़ी चलता है। यस सर। Sir, हाँ, sir, when we say two products are substitutes of each other, doesn't that mean कि मतलब उनका physical composition और chemical composition मतलब everything is almost same? ना ना, That is when they can be substitutes, no? Like, नो 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 नो, सी लिसन, आप बहुत डेप्थ में चले गए। देखो, इट्स वेरी सिंपल। अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन में जाएंगे तो दैट इज अ टेक्निकल थिंग्स। कंज्यूमर नेवर अंडरस्टैंड टेक्निकल थिंग्स, बराबर है। आज मेरे को एक चीज बताओ, टाइड, सर्फ एक्सेल, एरियल, तीनों एक ही कंपनी का है, आपके लिए कंपटीशन है। आपको लगता है अब हर कंपनी क्या करती है? नाउ दे प्ले अ मेंटल गेम विद द कंज्यूमर्स। सी लिसन, टाइड लोअर लोगों के लिए है, लोअर मिडिल क्लास के लिए, बराबर। सर्फ एक्सेल मीडियोकर, और एरियल इज द सोफिस्टिकेटेड। अब मालूम है, तीनों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सेम ही है, लेकिन उन्होंने पैकिंग अलग कर दी, और उनको टारगेट ऑडियंस सारे ही चाहिए, पूरा 130 करोड़ पब्लिक चाहिए, लेकिन सबको महंगा बेचेंगे तो जो मेजर चंक है गरीब लोग, वो तो खरीदेंगे नहीं, बराबर है। तो व्हाट कंपनी डू यू नो? कंपनी का प्रोडक्ट सिमिलर रहता है, थोड़ा कलर चेंज करके पैकिंग अलग करते हैं, और टॉप लोगों के लिए महंगा बेचते हैं, क्योंकि उनको लगता है महंगी चीजें अच्छी होती है, इल्यूजन, तो उनको महंगा बेचो, बराबर है। कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते तो टाइड पे ले आओ उनको, बराबर। आई वॉन्ट द होल पॉपुलेशन टू बी परचेज माई प्रोडक्ट्स। ना मुझे खाली अमीर है जो फ्यू लोग हैं वो कमा के देने वाले, मुझे गरीबों को भी बेचना है। लेकिन अगर मैं सेम प्रोडक्ट सस्ता और महंगा बेचूंगा तो नहीं चलेगा, तो चेंज द नेम, चेंज द कलर, और वो कंपटीशन आपके लिए है। कंपनी बोलता है तू टाइड खरीद, एरियल खरीद कि सर्फ एक्सेल खरीद, साला बिकना तो मेरा ही है। हेलो, यस सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ, चलो, सब्स्टिट्यूट कुछ समझ में आया? सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, सॉरी, व्हाई Yes. प्राइस एंड डिमांड हैव इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, अब फोर्थ है। फोर्थ बड़ा सिंपल है। ये तीन चीजें थोड़ी टेक्निकल थी, समझने में टाइम लगता है, बाकी सब बहुत सिंपल है। किसी Excuse me, इकोनॉमिस्ट sir. ने कहा कि भाई प्राइस और डिमांड को इनवर्स रिलेशनशिप क्यों होता है, उसके रीजन है अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स, सर मतलब देखो, मेरी बात सुनना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आईफोन इज द कॉस्टलीस्ट फोन। हेलो, Yes. हाँ, Yes, sir. अब आईफोन मैं भी खरीदना चाहता हूं, आप सब लोग खरीदना चाहते हो, बराबर है। कुछ लोगों ने खरीदा भी है बिकॉज दे कैन अफोर्ड, बराबर है। अब है ना, आईफोन जो लेटेस्ट है वो सबको खरीदना है, मुझे भी खरीदना है, बराबर। आई लव टू यूज आईफोन, लेकिन मैं खरीद नहीं सकता, शायद मेरी कैपेसिटी नहीं है। अग्री करते हो? तो है ना, अगर वो आईफोन के भाव गिर जाएं और सस्ते हो जाएं तो कैन आई से और नए कंज्यूमर एड ऑन होंगे, Yes. जो आज तक नहीं खरीदते थे वो भी खरीदना शुरू कर देंगे। हाँ, तो मेरी बात सुनो, तो कुछ इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं, प्राइस के फॉल होने की वजह से डिमांड क्यों बढ़ती है? क्योंकि अगर प्राइस गिरी है, तो जब प्राइस हाई थी तो कुछ कंज्यूमर्स विश टू बाय बट दे वर नॉट एबल टू बाय, बट प्राइस गिरने की वजह से वो चीजें सस्ती हो गई, तो जिन्होंने आज तक खरीदा नहीं था, इवन दे कैन अफोर्ड, तो वो नए कंज्यूमर्स एड ऑन होते हैं और डिमांड बढ़ जाती है। हेलो,
समझ में आया? अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स यस सर। यस सर। सर ये बराबर। तो इनकम इफेक्ट जैसा ही हो गया ना, इसके जैसा वो रियल इनकम इफेक्ट के मतलब अगर प्राइस कम हो गया तो कंज्यूमर की परचेसिंग पावर इंक्रीज हो गई, इसलिए लेकिन वहां डिमांड पर इंक्रीज हो नए गई, कंज्यूमर इनडायरेक्टली एड तो ऑन वही नहीं हो रहे मतलब थे। हुआ ना इसलिए। वहां पर अगर मैं कस्टमर था और प्राइस कम हो जाती है, गाइस लाइट चला गया। सर आपका अंधेरा हो गया। हाँ हाँ, लाइट चला गया, लाइट चला गया। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा। जस्ट अ मिनट। हाँ सर चलेगा, हम लोग को तो सब दिख ही रहा है। हाँ हाँ, आई नो दैट। मेरे नहीं सर, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। समझा गाइस? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, अब सुनो 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 सुनो। हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन बहुत किया सर, यार एमसीक्यूज कैसे आने वाले हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर जिसके ऊपर प्राइस और डिमांड को रिलेशनशिप को समझाया है? याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। नाउ लॉ ऑफ डीएमयू DMU। बराबर, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट 3, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर 4 एंड नंबर ऑफ यूजर्स 5। आप लोग ये पांचों चीजें समझ में आई? यस सर। तो आ जाओ, इसको जरा टिक मार्क करें। इधर आओ। नाउ रैशनैलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, सबसे पहला है लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जितना बोला है उतना बराबर। देखो, अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फैक्शन व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी एंड प्राइस इक्वलाइजेस। मतलब क्या सर? मतलब मैंने आपको समझाया, आप उतनी ही चीजें खरीदते हो जितने का आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर आपको सेटिस्फैक्शन 10 यूटिल्स का मिल रहा है तो आप 10 रुपया ही खर्चा करोगे। हेलो, यस सर। मतलब आप उतना ही खर्चा करते हो जितने का आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। मतलब बोथ शुड बी इक्वल, तो दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। हाँ कि ना? यस। तो आप इतने को अंडरलाइन करोगे और नीचे, अ रैशनल कंज्यूमर विल नॉट पे मोर फॉर लेसर सेटिस्फैक्शन। आप कभी भी बराबर, अगर आपको 10 रुपया खर्चा करके 8 रुपए का वर्थ मिलता है तो आप उसको कभी भी नहीं खरीदेंगे, आपको महंगा लगेगा, है ना? यस सर। यस। तो प्लीज आप ये दो लाइन को अंडरलाइन कर लो, बाकी पूरा पैराग्राफ कोई काम का नहीं है। ठीक है? अच्छा, प्राइस सर इफेक्ट। हमारे मॉड्यूल में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिया ही नहीं है। हाँ सर, Yes, नहीं दिया। sir. यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर के अंदर वो पॉइंट है। हाँ, तो आप लोग को शायद ओल्ड मॉड्यूल होगा, लेटेस्ट वन Okay, है। sir. ठीक है, तो PDF वहां पे में है। टिक मार्क कर लो। नाउ प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट तो सबको पता है यार। लॉ ऑफ डिमांड कैन बी डब्ड एज नेगेटिव प्राइस इफेक्ट। थैंक गॉड लाइट आ गई। जस्ट अ मिनट। नाउ ओके, अब प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट तो ऑल ऑफ यू नो बराबर है, नेगेटिव प्राइस इफेक्ट, बस इसको अंडरलाइन कर लो, मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप। सर आपका नेटवर्क इशू है, आपका स्क्रीन बार बार हट जा रहा है। ओके, Yes, मैं yes, चेक sir, कर लेता yes, हूं। sir. हाँ हाँ, मैं चेक कर लूँ, चेक कर लूँ, टेंशन नहीं। मेरा स्क्रीन ब्लिंक कर रहा है? Yes. यस सर। ओके, एक मिनट। हाँ, गाइस ये सब पॉइंट नहीं है तो डाउनलोड करो नोट्स, ये लेटेस्ट है। सर हम सबके पास ऐसा ही बुक है। अच्छा, किसी के भी बुक्स में ऐसा पॉइंट्स नहीं है प्राइस इफेक्ट? सर PDF में है। आपके पास जो सर physical आगे books है, पीछे उसमें और नहीं है? सब पॉइंट्स। So, नो, मॉड्यूल में नहीं है। क्या बात है? अच्छा, आपको ये हेडिंग है रैशनैलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? सर yes. हेडिंग है पर अलग अलग है सर। हाँ, तो उसमें मेरे को टॉपिक्स बोलो। प्राइस इफेक्ट ऑफ
फॉल इन प्राइस है, फिर सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, इनकम हाँ, ये रहा इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, वो लॉ ऑफ अराइवल ऑफ डीएमयू न्यू हो गया, कंज्यूमर लॉ ऑफ डिफरेंटली। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। अच्छा ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, हाँ है। ठीक है ना, लेकिन उसमें तो कुछ टिक मार्क ही नहीं करना है क्योंकि वो मैंने लिखवा दिया था। इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट है, हाँ है। हाँ, तो उसमें देखो थर्ड लाइन, फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कंज्यूमर्स रियल इनकम और परचेसिंग पावर इंक्रीजेस, कंज्यूमर्स रियल इनकम और परचेसिंग पावर इंक्रीजेस। अंडरलाइन कर लो, ये सर अंडरलाइन, एक बार लॉ ऑफ डीएमयू Yes, का sir. बताओ ना प्लीज। ठीक है। अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, देखो अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, इसमें कुछ भी टिक मार्क नहीं करना है, वो तो आपको पता है नया कंज्यूमर अगर ऐड होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। और डिफरेंट यूजेस, इसमें भी आपको कुछ टिक मार्क नहीं करना है, बट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? हेलो, अच्छा एक काम Yes, करो, sir. आप इसको अंडरलाइन कर लो, व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी आर हाई और राइजेस दे विल पुट टू लिमिटेड यूजेस ओनली, बस। डिफरेंट यूजेस मिला आपको? यस सर। ठीक है, बस बस बस। अब आपका एक और फेवरेट टॉपिक, रैशनले, शायद आप लोगों ने कभी भी एसवाईजेसी में नहीं पढ़ा, बराबर नाउ, लेकिन ये टॉपिक आप लोगों ने हमेशा पढ़ा है, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। अब मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शन? जिस पे लॉ अप्लाई ना होता। which the law doesn't apply. नहीं 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 नहीं, जो लॉ के अगेंस्ट जाता है, जो फॉलो नहीं करता। मेरी बात सुनना, एक्सेप्शन का मतलब है जो लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, मतलब जो लॉ को फॉलो नहीं करता। अब मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, देखो इससे तो मैंने कहा कि लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक असम्पशन। अब सुनो, अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड में क्या कहा है, सुनो सुनो सुनो, प्लीज सुनना। नाउ पढ़ा तो सब कुछ है, बस खाली वो एक पॉइंट को समझना जरूरी है, बस। नाउ अल्फ्रेड मार्शल कहता है कि जब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड फॉल होगी, और जब प्राइस डिक्रीज होगा तब डिमांड राइज होगी, बराबर है। मतलब उन्होंने कहा है कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप। कब ये इनवर्स रिलेशनशिप होगा? व्हेन अदर फैक्टर विल रिमेन कांस्टेंट। ये लॉ है, हम पढ़ चुके हैं, मुझे पता है, लेकिन अल्फ्रेड मार्शल का ये लॉ मैक्सिमम सब गुड्स पे एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनमें प्राइस जब इंक्रीज हुआ तो लॉ कहता है डिमांड फॉल होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी डिमांड उल्टी इंक्रीज हो गई। और जब प्राइस फॉल हुआ तो अल्फ्रेड मार्शल के लॉ के हिसाब से डिमांड शुड इंक्रीज, बट उल्टा डिमांड भी फॉल हो गया। मतलब ये लॉ के एकदम ऑपोजिट चला गया, यस सर। बराबर है। नाउ दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एक्सेप्शन टू लॉ। नाउ अब मेरी बात सुनना, अच्छा लेकिन सर ये ऐसा इसलिए हुआ ना क्योंकि अदर फैक्टर वाज नॉट कांस्टेंट। नो, मालूम है ये डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखा रहा है, इवन दो अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। क्या बात कर रहे हो सर, मतलब वो अजम्पशन है फिर भी इनवर्स रिलेशनशिप नहीं आया ना, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एक्सेप्शन। अगर गाइस अदर फैक्टर चेंज हो जाता तो फिर इसको एक्सेप्शन थोड़ी बोलते। मतलब अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था अदर फैक्टर शुड रिमेन कांस्टेंट, हाँ भाई कांस्टेंट है, तो फिर प्राइस और इनवर्स डिमांड को इनवर्स रिलेशनशिप होगा, बट कुछ गुड्स के अंदर प्राइस और डिमांड को इनवर्स होने के बदले डायरेक्ट रिलेशनशिप, तो मतलब वो गुड्स हैं जो लॉ को फॉलो नहीं करते। नहीं करते, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एक्सेप्शन, इवन दो अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, इवन दो अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। तो मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, तो अगर मैं एक्सेप्शनल डिमांड कर्व बनाऊं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का, मेरा कर्व कैसा बनेगा? अपवर्ड्स। यस, तो आपके एग्जाम में एमसीक्यू सुनो, एक्सेप्शनल डिमांड कर्व स्लोप्स डैश, डाउनवर्ड की अपवर्ड? अपवर्ड। अपवर्ड।
बराबर है। अच्छा तो सर लॉ ऑफ डिमांड में क्या है? लॉ ऑफ डिमांड में है नॉर्मल डिमांड कर्व या टिपिकल डिमांड कर्व। अगर बोलो नॉर्मल डिमांड कर्व या खाली डिमांड कर्व बोले तो डाउनवर्ड स्लोप, लेकिन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट राइट। बराबर। सर तो ऐसे कौन से गुड्स हैं जिनमें एक्सेप्शन दिखाई देता है, प्राइस बढ़ने के बावजूद डिमांड बढ़ जाती है? नाउ गाइस, सबसे पहला आपका फेवरेट गिफन गुड्स। हेलो, गिफन गुड्स, हाँ कि ना? अरे ऐसा इसे हम पढ़ा है गिफन गुड्स। Yes. यस बराबर। यस सर। नाउ 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 अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना। सर रॉबर्ट गिफन ने बराबर है एक रिसर्च किया, वहां पे उन्होंने लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट एक डिमांड देखी। अब आप लोग ने ना SYGC में स्टोरी सुनी होगी ब्रेड एंड मीट की, Yes, sir. बराबर है? हाँ, अब मैं वो स्टोरीज में नहीं जा रहा। नाउ सर रॉबर्ट गिफन कहते हैं कि यार लॉ कहता है जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, बट मैंने क्या देखा कि जब प्राइस बढ़ी ब्रेड की तो उल्टा प्राइस डिमांड भी ब्रेड की इंक्रीज। बराबर। नाउ तो सर रॉबर्ट गिफन ने जब इसको वर्ल्ड को समझाया कि यार ये लॉ को फॉलो नहीं करता, तो एक्चुअली वो जो गुड्स थे वो इंफीरियर गुड्स थे। ब्रेड के ऊपर जो उन्होंने रिसर्च किया था, जो स्टोरी कही जाती है वो ब्रेड था। ब्रेड कम्स अंडर इंफीरियर गुड्स, बराबर। तो इंफीरियर गुड्स को जब उन्होंने वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट किया कि देखो ये वो गुड्स है जो लॉ को फॉलो नहीं करते, तो उन गुड्स को एक्सेप्शन माना और सर रॉबर्ट गिफन ने ये थ्योरी डिराइव की थी, इसलिए उन गुड्स का नाम गिफन गुड्स रख दिया टू गिव अ क्रेडिट टू सर रॉबर्ट गिफन। बराबर। तो गिफन गुड्स एक्चुअली होते कौन से गुड्स हैं? इंफीरियर। inferior. बराबर। हाँ, और- क्योंकि उनका रिसर्च हमेशा इंफीरियर गुड्स पे रहा। हाँ बोलो। सर टेक्स्ट बुक में एक लाइन लिखी है, all different goods are inferior goods, but all inferior goods are not different आता goods. हूं, मैं उस पे आऊंगा। रुको रुको रुको, आई एम गोइंग टू कम टू दैट पॉइंट, डोंट वरी। अब मालूम है जब सर रॉबर्ट गिफन ने ये रिसर्च किया कुछ गिफन गुड्स, कुछ इंफीरियर गुड्स पे, तो उन्होंने देखा कि प्राइस और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मतलब प्राइस बढ़ने की इस वजह से डिमांड गिरनी चाहिए थी, डिमांड गिर नहीं रही। बराबर। तो उन इंफीरियर गुड्स का नाम गिफन गुड्स रखा गया। बट फिर थोड़ा और रिसर्च किया गया, दूसरे इकोनॉमिस्ट ने भी रिसर्च किया, तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि हर इंफीरियर गुड्स ऐसा बिहेव नहीं कर रहा। हेलो, एवरी इंफीरियर गुड्स डज नॉट बिहेव इन डायरेक्ट रिलेशनशिप। कुछ इंफीरियर गुड्स लॉ को फॉलो करते हैं। गाइस गाइस गाइस, तो इस थ्योरी में कंफ्यूजन हो गया कि यार कुछ इंफीरियर गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाई देता है और कुछ इंफीरियर गुड्स में नॉर्मल लॉ मतलब इनवर्स रिलेशनशिप दिखाई देता है। तो यार ये जो सर रॉबर्ट गिफन ने थ्योरी बनाई है ये रियलिस्टिक है या नहीं है? मतलब करें तो क्या करें? देखो वन साइडेड कंक्लूजन तो समझ में भी आवे, लेकिन कुछ पे अप्लाई होता है कुछ पे अप्लाई नहीं होता है, तो कुछ चीजें कंफ्यूजन होगी। हेलो, यस सर। हाँ, तो है ना एक थियोरी बनाई गई कि सारे इंफीरियर गुड्स गिफन गुड्स नहीं माने जाएंगे, क्योंकि सारे इंफीरियर गुड डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिखाते। तो उन्होंने एक थियोरी बनाई, ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर। मेरी बात सुनना, फिर आगे थोड़ा डिटेल में लेके जाऊंगा जो आपने SYGC में नहीं पढ़ा है, लेकिन वो यहां पढ़ना होगा। ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर, मतलब गिफन गुड्स हमेशा इंफीरियर होंगे, ये फैक्ट है। बट सारे इंफीरियर गुड्स को आप गिफन मानो, ये रॉन्ग है। बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफन, बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफन। तब ये लाइन लिखी गई कि भाई सारे इंफीरियर गुड्स पे गिफन का थ्योरी एप्लीकेबल, सारे इंफीरियर गुड्स पे गिफन का थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता। तो आप सारे इंफीरियर गुड्स को गिफन की थ्योरी में मत डालो, इसलिए थ्योरी बनाई गई कि सारे गिफन गुड्स इंफीरियर हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे इंफीरियर गुड्स गिफन माने जाएंगे। हेलो, यस सर। बराबर। अच्छा, अब है ना सर, तो फिर गिफन गुड्स में प्राइस और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसे दिखाई दिया? तो अब उन्होंने ना
एक 3 कंडीशंस बताई है, प्लीज सुनना, वो कंडीशंस आपके लिए एमसीक्यू है। नाउ गिफन गुड्स जिन पे रिसर्च किया था सर रॉबर्ट गिफन ने, उसमें 3 कंडीशंस बनाई गई। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही उन इंफीरियर गुड्स को गिफन माना जाएगा, नहीं तो गिफन नहीं माना जाएगा। सबसे पहला कंडीशन, प्राइस एंड डिमांड हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। जब प्राइस बढ़े तो उनकी डिमांड बढ़नी चाहिए, बराबर है ना। और वो सुनना पहली कंडीशन ये है गिफन गुड्स बनाने के लिए, दैट गुड्स शुड बी इंफीरियर। सुपीरियर गुड्स को कभी भी गिफन नहीं माना जा सकता। ओके, तो इंफीरियर गुड्स। दूसरा, उनमें प्राइस और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, बराबर है। लेकिन डायरेक्ट रिलेशनशिप क्यों होगा, तो निश्चित थर्ड कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी दोनों तो ठीक है। नाउ मेजर पार्ट ऑफ इनकम should be spent on such goods। अब ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब मेरी बात को सुनना, मैं थोड़ी स्टोरी को रिपीट करता हूं। सर रॉबर्ट गिफन ने उस लोगों के कैटेगरीज को एनालाइज किया था जो लोग की सर्वाइवल ब्रेड पे थी और मीट पे थी। ब्रेड एंड मीट, मेरी बात सुनना, वो लोग डेली कंजम्पशन में ब्रेड और मीट यूज करते थे। अब मीट है ना बहुत महंगा आता था, थोड़ा सुपीरियर था, और ब्रेड सस्ते आते थे, मतलब इंफीरियर थे। हेलो, क्या सुन रहे हो ना? ठीक, यस सर। अब हुआ क्या, सर रॉबर्ट गिफन ने देखा कि मार्केट में ब्रेड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब जब प्राइस बढ़े थे तो उल्टा ब्रेड का डिमांड क्या होना चाहिए था, कम हो जाना चाहिए था, बराबर है। बट वहां के एरिया पे जब रिसर्च किया गया तो वहां के लोगों ने ना ब्रेड की डिमांड्स बढ़ा ली। क्यों बढ़ा ली, सुनना, उन्होंने मीट के ऊपर खर्चा कम कर दिया, और इवन दो प्राइसेस ऑफ ब्रेड वर इंक्रीजिंग, बराबर, उन्होंने ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर। तो जब ये समझ में आई तो उन लोगों को क्या समझ में आया कि मीट, ब्रेड है ना बेसिक नेसेसिटी था, इवन दो इट्स इंफीरियर, और वो लोग जो थे वो पुअर कैटेगरी के लोग थे। अब नेसेसिटी के प्राइसेस अगर बढ़ जाएं तो लोग अपनी सुपीरियर पे खर्चा कम करके अपनी नेसेसिटी पे खर्चा बढ़ा लेते हैं। हेलो, यस सर। बराबर है ना। तो ब्रेड कितना भी महंगा हो जाए, सर्वाइवल के लिए ब्रेड इज द मोर इंपॉर्टेंट, मीट वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। देखो यार, बहुत सिंपल है, मुझे पिज्जा अच्छा लगता है, बराबर है ना, लेकिन चपाती मुझे रोज चाहिए। तो अगर व्हीट के प्राइसेस डबल हो जाएंगे ना तो मैं पिज्जा को कट डाउन करूंगा, व्हीट की डिमांड कम नहीं हो सकती मेरी। हेलो, यस सर। हाँ, तो मालूम है ये थ्योरी में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना। मेजर पार्ट ऑफ द इनकम, मतलब आपकी इनकम का सबसे ज्यादा पार्ट उस इंफीरियर गुड्स पे खर्चा होना चाहिए। अब मेरी बात एक चीज सुनना, इसके पीछे का इंटेंशन सुनो। अगर आपकी इनकम का सबसे ज्यादा हिस्सा लोअर क्वालिटी गुड्स पे खर्चा होता है, इसका मतलब आप रिच कैटेगरी में हो कि पुअर कैटेगरी में हो। हेलो, पुअर। यस, मतलब उन्होंने कहा है कि ना, उन्होंने जो रिसर्च किया था वो पुअर पीपल पे किया था, बराबर। तो वो रिसर्च कुछ पे एप्लीकेबल होता है, कुछ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, बराबर। अच्छा, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, मेरी बात सुना, अब आपके ऊपर लेते हैं। मैच बॉक्स, माचिस, बराबर, बताओ सुपीरियर है कि इंफीरियर है? ऑफ कोर्स इंफीरियर है। मैच बॉक्स में सुपीरियरिटी जैसी कुछ भी नहीं है, साला 1 रुपए का डब्बी आता है, बराबर है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैच बॉक्स का प्राइस, मैच बॉक्स का, माचिस का प्राइस 2 रुपए हो जाए तो तुम्हारी डिमांड कम हो जाएगी? नो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि 1 रुपए से 2 रुपए हो गया, मतलब डबल हो गया है। हेलो, मालूम है, पर मैच बॉक्स इंफीरियर गुड्स है पर गिफन नहीं है। सर क्यों नहीं है गिफन, तो मेरी बात सुना, मैच बॉक्स में पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मैच बॉक्स इज इंफीरियर। ओके, जब प्राइस बढ़ी तो डिमांड फॉल नहीं हुआ, बढ़ सकता है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, बराबर, बिकॉज द डिमांड विल नॉट गोइंग टू फॉल। लेकिन मालूम है थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, क्यों?
आपकी इनकम का कितना हिस्सा माचिस पे खर्चा होता है? वेरी नेग्लिजिबल। हेलो, नहीं के बराबर। यस सर। तो अगर माचिस का प्राइस है ना 3 गुना भी हो जाए ना तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो थर्ड कंडीशन इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड, दैट्स व्हाई मैच बॉक्स इज इंफीरियर बट इट्स नॉट गिवन। हेलो, यस सर। हाँ जी, बोलो। पर सर मैच बॉक्स का प्राइस बढ़ने पे उसका डिमांड बढ़ भी तो नहीं रहा है ना, दैट मीन्स उसका डिमांड कांस्टेंट रह रहा है और नेसेसिटी आइटम्स का डिमांड कांस्टेंट रहता है। नहीं, अब मेरी बात सुनो, अगर डिमांड कांस्टेंट भी है तो भी इनवर्स रिलेशनशिप तो नहीं है ना, तो एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ? लॉ को फॉलो किया क्या? वो तो नहीं किया सर, पर वो बस नेसेसिटी और इंफीरियर गुड्स में तो फर्क होगा, तो नेसेसिटी के जैसी हो गई ना मैच बॉक्स गिवन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इंफीरियर गुड शुड बी अ नेसेसिटी। बराबर, इन्होंने जो सर्वे किया था वो ठीक है, उसके बाद में बहुत सारी कैटेगरीज को इंफीरियर गुड्स पे डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ तो उसको गिवन माना गया। जो एग्जाम्पल से आपको पढ़ाया जाता है वो ब्रेड है, ऐसे देखा जाए तो मीट इज ऑल्सो फूड आइटम ओनली ना, लेकिन उसके बाद में जो कैटेगरीज में और चीजें ऐड की गई, बराबर है, उसको भी गिवन माना गया। तो मैच बॉक्स में भले आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है लेकिन इनवर्स तो नहीं मिल रहा है ना, हाँ सर। तो लॉ को तो फॉलो नहीं करता, तो मैच बॉक्स एक्सेप्शन में आया लेकिन वो गिवन नहीं माना गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस। नाउ ये चीज समझ में आई। तो गिवन गुड्स में सर पढ़ना क्या है? गिवन गुड्स आप लोगों ने एसआईसी में जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ना है। गिवन गुड्स में प्राइस एंड डिमांड है विच रिलेशनशिप? डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, बराबर। सेकंड पॉइंट, ऑल inferior goods are not given but all given goods are इंफीरियर गुड्स। inferior goods, बराबर है। और ये तीन कंडीशंस, goods should be inferior, price and demand should have direct relationship and major portion of the income should be spent on that particular goods। मतलब इन अ पुअर कैटेगरी ये रिसर्च हुआ है, उसी के दम पे कंडीशन बनी है, बराबर। अदरवाइज रिच कैटेगरी के तो फर्क ही नहीं पड़ता है, इंफीरियर सुपीरियर क्या फर्क पड़ता है, बराबर। हेलो, यस सर। नाउ आपको गिवन गुड समझ में आया? चलो, Sir, Different हाँ बोलो। question asks that all inferior goods have direct relationship, true or false? So we'll mark false, right? False, false. All inferior good does not have direct relationship, only given goods have direct relationship, Okay, sir. Thank you. बराबर। नाउ सेकंड पॉइंट, सेकंड क्या है सर? सेकंड है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, अब देखो, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब शो ऑफ। हेलो, यस सर। यस सर। नाउ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर किसी लोगों को, कुछ लोगों को शो ऑफ करना है, बराबर है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जिसे प्रेस्टिजियस गुड्स भी कहते हैं, जैसे डायमंड्स हैं, एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स हैं, बड़े बड़े पेंटर्स बनाते हैं, बराबर। अभी तो एमएफ हुसैन नहीं रहे ना, जो अच्छे पेंटर्स हैं वो जब पेंटिंग बनाते तो करोड़ों में बिकती है। हेलो, बिकती है कि नहीं करोड़ों में? यस। अब मुझे एक चीज बताओ, वो पेंटिंग है ना, मेरे को तो समझ ही नहीं आती, बट रिच क्लास के लोग उसको करोड़ों में खरीद के भी लेके जाते हैं, बराबर है। तो कैन आई से ये रिच क्लास लोगों को प्रेस्टिजियस गुड्स स्टेटस इफेक्ट दिखता है, उनको लगता है कि महंगी चीजें अपनी स्टेटस को दिखाता है, तो महंगी चीजें जब उनकी स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है तो उनकी डिमांड हमेशा क्या रहती है? हाई। हाँ। जैसे डायमंड्स है, डायमंड्स इज अ स्टेटस रेटेड प्रोडक्ट, तो वो डायमंड जितने ज्यादा महंगे होते हैं उसकी डिमांड उतनी बढ़ती जाती है, बराबर। नाउ यू नो रिच पीपल, हायर क्लास पीपल ऑलवेज वांट रेयर कलेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रेयर? जो सबके पास ना हो। हाँ, और मालूम है वो उस रेयर कलेक्शन को खरीदने के लिए, बराबर, भले वो 5,000 की चीज होगी ना, उसका 50,000 देने को भी तैयार, बराबर। क्यों? क्योंकि वो स्टेटस को दिखाता है, वो कॉमन नहीं है। मैं पहनूंगा, बराबर, या मैं यूज करूंगा, वो सिर्फ मैं ही यूज करूंगा, मुझे लोगों को दिखाना है। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और प्रेस्टिजियस गुड्स में जब जब उनकी प्राइस बढ़ी है, हमेशा उनकी डिमांड्स बढ़ी है, कम कभी नहीं हुई, बराबर। आप लोग कह सकते हो स्टेटस रेटेड प्रोडक्ट्स। हेलो,
यस सर। तो एक्सेप्शन है, हाँ जी। अब देखो इन लोग ने ना इसको बहुत सारे नाम दिए हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, प्रेस्टिजियस गुड्स, स्टेटस गुड्स, स्नॉब अपील, बराबर, वेबलन इफेक्ट, अलग 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 नाम है, सबका कंसेप्ट एक ही है। सर व्हाट इन वेबलन, वेबलन बता देता हूं, इल्यूजन। अब वेबलन और इल्यूजन का मीनिंग सेम है और डेमोन्स्ट्रेशन से सिमिलर है। इल्यूजन क्या होती है और वेबलन क्या होता है? लोगों की मेंटालिटी है, चीजें महंगी है तो शायद क्वालिटी हाई है। लोगों को लगता है महंगी चीजों का क्वालिटी हाई होता है, इसलिए वो ज्यादा खरीद लेते हैं महंगा होने के बावजूद। हेलो, Yes. बराबर। हैव यू हर्ड अबाउट किशोर बियानी? सुना है कभी किशोर बियानी का नाम? यस सर। हाँ, किशोर बियानी इज द ओनर ऑफ बिग बाजार। इंडिया Yes, sir. में मॉल के कंसेप्ट को कॉमन पब्लिक तक पहुंचाने का क्रेडिट किशोर बियानी को जाता है। अब तो उसका बिजनेस लॉस में है और रिलायंस ने खरीद भी लिया बिग बाजार, थोड़ा केस वेस चल रहा है। उसके बाद में डीमार्ट ट्रेंड में आ गया, लेकिन मॉल का कंसेप्ट किशोर बियानी लेकर आया, बराबर, इंडिया में। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, किशोर बियानी क्या कहता है मालूम है? अगर आप किसी प्रोडक्ट को हद से ज्यादा सस्ता बेचोगे तो भी पब्लिक नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक की मेंटालिटी कैसी है, अगर आप किसी चीज को हद से ज्यादा सस्ता बेचते हो ना तो पब्लिक बोलता है इसमें कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो इतना सस्ता क्यों बेच रहा है। हेलो, यस सर। बराबर। तो इल्यूजन का मतलब है कि पब्लिक की मेंटालिटी है हाई प्राइस मींस हाई क्वालिटी, दैट्स व्हाई द डिमांड इज हाई। लो प्राइस मींस लो क्वालिटी, दैट्स व्हाई द डिमांड इज लो। पब्लिक प्राइस को क्वालिटी से मेजर करता है और डिमांड पे। हेलो, यस सर। दैट इज कॉल्ड इल्यूजन और वेबलन इफेक्ट। अब आपको अलग अलग नाम देंगे, सबका प्राइस के साथ डिमांड कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशनशिप। एक्सेप्शन में सबको डायरेक्ट है, पढ़ने की क्या जरूरत है, बराबर। अगर सर इनवर्स होता तो देखो, अगर इनवर्स होता तो एक्सेप्शन थोड़ी होता, तो लॉ को फॉलो कर रहा होता, हाँ कि ना? यस सर। ओके। थर्ड इज फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। गजब। अब मेरी बात सुनो, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, प्राइस आज का नहीं, प्राइस कल का, आने वाला कल, बराबर है। और आज की डिमांड, डिमांड आज की। अब आपको अगर पता चल जाए, अच्छा सुनो, मान लो कि मेरे को आज गोल्ड खरीदना है, आई वॉन्ट टू बाय अ गोल्ड, बराबर है। नाउ किसी ने मुझे आज कह दिया अरे प्रवीण कल भाव सस्ता होने वाला है, कल सोना थोड़ा सस्ता होगा, तो आप आज खरीदोगे क्या? नहीं। No, sir. मतलब अगर कंज्यूमर को ये पता चल जाता है, वो ये एक्सपेक्ट करता है, अज्यूम करता है, फ्यूचर को हमेशा प्रेडिक्शन ही किया जाता है कि कल भाव गिरने वाले हैं, तो आज की डिमांड क्या होगी मालूम है? फॉल हो जाएगी। क्यों? जो आज खरीदने वाला था वो नहीं खरीदेगा, वो कल का वेट करेगा, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। हाँ। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कल महंगा होने वाला है, तो मेरे को आज खरीदना ही नहीं था, लेकिन क्योंकि कल महंगा होने वाला है तो मैं फटाफट आज ही जाके वो प्रोडक्ट्स को क्या खरीद करूंगा? खरीद लो। तो आज की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस में बताओ प्राइस एंड डिमांड है विच रिलेशनशिप? डायरेक्ट। डायरेक्ट। और डायरेक्ट है तभी तो एक्सेप्शन है। हेलो, यस सर। यस सर। समझ में आया? नाउ थर्ड के बाद फोर्थ कंसेप्ट है डिमांड फॉर नेसेसिटीज गुड्स। हाँ, नेसेसिटी गुड्स देखो, अभी प्राइस एंड डिमांड, गाइस प्राइस का नेसेसिटी गुड्स के डिमांड पे कोई असर नहीं होता। क्यों? नेसेसिटी गुड्स आर इंपॉर्टेंट गुड्स फॉर सर्वाइवल, यस कि सर। ना? तो जो चीजें मेरे जीने के लिए जरूरी है वो महंगी हो जाए या सस्ती हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, माई डिमांड विल रिमेन कॉन्स्टेंट। हेलो, यस सर। ए तो मुझे बताओ नेसेसिटी गुड्स के लिए प्राइस एंड डिमांड हैव डैश रिलेशनशिप? नो रिलेशनशिप। हाँ, नो रिलेशनशिप। तो कर्व कैसा होगा? कर्व कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। यस 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 यस। अब मेरी बात सुनना, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, प्लीज सुनना।
इकोनॉमिस्ट कहता है, जस्ट अ मिनट सुनना, और फिर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊंगा। लिसन, इकोनॉमिस्ट कहता है कि इनिशियली जब नेसेसरी गुड्स की प्राइसेस कम होती हैं तो डिमांड थोड़ी बढ़ती है। इनिशियली जब नेसेसिटी गुड्स की प्राइस कम होती है तो डिमांड थोड़ी बढ़ती है, ओके। लेकिन जब ज्यादा फॉल होती है तो डिमांड कांस्टेंट हो जाता है और इंक्रीज होने पे भी कोई असर नहीं होता। मतलब इनिशियली द डिमांड फॉर नेसेसिटी गुड्स इंक्रीजेस एज द प्राइस फॉल्स, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, क्योंकि नेसेसिटी की डिमांड है ना, कोई नहीं करता। लेट्स टेक वन एग्जांपल, आप अपने पे लो। आप लोग अपने पेरेंट्स से बहुत सारी चीजें डिमांड करते हो, लेकिन आपको पता है जो चीजें आप डिमांड करते हो सब लग्जरी है। कभी आपने पेरेंट्स से डिमांड किया है, आई वॉन्ट 2 लीटर मिल्क टुडे? नहीं, वो तो बिना मांगे मिला है, बराबर है। आई वॉन्ट व्हीट, आई वॉन्ट वेजिटेबल्स, नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग को आई वॉन्ट फ्रूट्स, क्योंकि ये सब नेसेसिटी है, ये आपको हमेशा बिना मांगे मिली है। हेलो, यस हमेशा आपने अपने पेरेंट्स से डिमांड क्या की है? लग्जरी। एम आई करेक्ट? यस सर। हाँ, तो है ना, इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा है कि इनिशियली जब प्राइस थोड़ी फॉल होती है ना, थोड़ी डिमांड बढ़ती है, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट, क्योंकि नेसेसिटी की डिमांड हर कोई अनलिमिटेड नहीं करता। हाँ, लग्जरी गुड्स की डिमांड अनलिमिटेड है अपने दिमाग में, बराबर, जितना लग्जरी मिले उतना कम है, लेकिन नेसेसिटी की डिमांड एक लिमिट तक ही है। उसके बाद में हम लोग बोलते हैं यार हमको नेसेसिटी नहीं चाहिए। हेलो, यस सर तो नेसेसिटी की डिमांड इनिशियल लेवल पे इंक्रीज होती है, बराबर है, और फिर कांस्टेंट हो जाती है, लेकिन लेटर पार्ट पे इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। एनी डाउट्स? क्या ही समझ में आया? यस सर ठीक है ना, तो अब मेरी बात सुनना। नेसेसिटी गुड्स का वो मैं इलास्टिसिटी में बताऊंगा, नहीं तो अभी आप गड़बड़ कर दोगे। इसको नो रिलेशनशिप समझ में आया? यस सर अच्छा, अब आप लोग कहोगे सर बाकी सब में तो डायरेक्ट रिलेशनशिप था, तो एक्सेप्शन था, क्या ये एक्सेप्शन है? हाँ, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस एंड डिमांड शुड हैव इनवर्स रिलेशनशिप, तो जिसको इनवर्स नहीं है वो एक्सेप्शन है, तो नो रिलेशनशिप भी तो एक्सेप्शन ही हुआ ना, यस सर बराबर। नाउ नेसेसिटी गुड्स के बाद एक और कंसेप्ट है, स्पेक्यूलेशन ऑफ प्राइजेस। स्पेक्यूलेशन ऑफ प्राइजेस, नाउ 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 मतलब क्या? शेयर मार्केट। हैव यू हर्ड अबाउट शेयर मार्केट? यस यस बेस्ट सर एग्जांपल है। यस सर। हाँ, मान लो शेयर्स, मान लो रिलायंस कंपनी के शेयर्स है, ठीक है, अब उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो बताओ डिमांड क्या होगी? लॉ के हिसाब से डिमांड फॉल होनी चाहिए, बट मालूम है शेयर मार्केट में जब प्राइसेस बढ़ते हैं ना तो डिमांड बढ़ जाती है, लोग ज्यादा खरीदते हैं। हेलो, यस मालूम है क्यों? क्योंकि उनको क्या लगता है अगर प्राइस 100 से 120 गया है ना तो लोग बोलते हैं अबे 150 जाने वाला है, बराबर है, तो वो और खरीदते हैं ताकि हाई प्राइस पे बेच सके। हेलो, बराबर। तो जितनी ज्यादा प्राइस बढ़ती है शेयर मार्केट में, पब्लिक उतनी ज्यादा डिमांड करती है। आपको समझ आया? तो स्पेक्यूलेशन प्राइसेस, शेयर मार्केट इज एन एक्सेप्शन। एनी डाउट्स? नो सर अच्छा, तो हम लोग ने कितने पॉइंट्स पढ़े एक्सेप्शन में? पहला गिवन गुड्स, दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, तीसरा फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, चौथा नेसेसिटी गुड्स, और पांचवा स्पेक्यूलेशन। हेलो, So Yes, sir. isn't speculation of goods very similar to future prices? हाँ, इट इज सिमिलर टू फ्यूचर प्राइसेस। परफेक्ट पकड़ा है, क्योंकि शेयर मार्केट में हम भाव बढ़ने का वेट करते हैं, तो इट्स अ फ्यूचर प्राइस। परफेक्ट है, बराबर। नाउ अंडरस्टैंड। अब आ जाओ आपके मॉड्यूल्स पे, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। मैं ना इस एक्सेप्शन को सिर्फ 2 लाइन में पढ़ता हूं, बराबर है, ज्यादा बकवास पढ़नी नहीं है। इतना बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे? तो देखो, सबसे पहले तो मैंने क्या क्या टिक मार्क किया, मेरी बात सुना। कॉन्स्पिशियस गुड्स, प्रेस्टीज वैल्यू, स्नॉब अपील, वेबलिन और प्रेस्टीजियस गुड्स, ये लोग है ना, इनमें से कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, तो प्लीज पहले इन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो,
बराबर, और बाजू में लिख लो प्राइस एंड डिमांड हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप, बस और कुछ नहीं पढ़ना है, पूरा का पूरा अंदर बराबर है, कोई राम कहानी लिखी। प्लीज खाली ये वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो ताकि आप ये वर्ड्स में कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। अच्छा, इसमें ना एक वर्ड गायब है, मतलब नहीं लिखा है कि वो भूल गए पता नहीं। नाउ कॉन्स्पिशियस गुड्स में एक और नाम लिख लो, इल्यूजन, वर्ड ऐड कर लो। इन सब के सिंगल नाम है प्राइस और डिमांड ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप, और कुछ नहीं पूछेंगे वो लोग। गिफन गुड्स, गिफन गुड्स में है ना, नाउ जरा देखो, पहला तो वो लोगों ने स्टोरी सुनाई है, वो जरूरत नहीं है। जनरली दोज गुड्स विच आर इंफीरियर with no close substitute easily available and which occupy a substantial place in consumers budget are called giffen। इसको अंडरलाइन करो सर, ये नो underline- क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है? हाँ, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, मतलब उस इंफीरियर गुड्स का जैसा कोई दूसरा गुड्स अवेलेबल नहीं होना चाहिए तो उसको रिप्लेस कर दे। अगर रिप्लेसेबल गुड्स होंगे तो मैं तो कंपैरेटिवली सस्ता गुड्स खरीदूंगा, तो गिफन गुड्स का बराबर प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड डायरेक्ट रिलेशनशिप का थियरी फ्लॉप हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं ऐसा समझाता हूं, ब्रेड, स्टोरी में ब्रेड था, ब्रेड Yes. महंगा होता चला गया, फिर भी पब्लिक ने ब्रेड खरीदा, डिमांड बढ़ गई। क्यों मालूम है? क्योंकि उनके पास ब्रेड का कोई सब्स्टिट्यूट फूड नहीं था। नहीं था। अगर ब्रेड का कोई सब्स्टिट्यूट होता तो वो लोग महंगा क्यों खरीदते, फिर सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाते। हेलो, यस सर। नाउ अब देखो मैंने जो ब्लू पेन से लिखा है, ब्रेड ऑल के गिफन गुड्स, एक bread- मिनट, सॉरी, हाँ सॉरी, ऑल गिफन गुड्स आर Okay, sir. इंफीरियर बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट Not- गिफन। अंडरलाइन कर लो। नाउ एग्जांपल्स ऑफ गिफन, अंडरलाइन कर लो। सेकेंड पैराग्राफ में, these goods due to their constant usage become necessities of the life, conspicuous necessity। सब में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, वो कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी एंड कॉन्स्पिशियस गुड्स इज वन एंड द सेम। अच्छा, अब ये कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी में क्या लिखा है, लिसन गाइस, मुझे एक चीज बताओ, टीवी, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एयर, एसी, बताओ ये नेसेसिटी है कि लग्जरी है? लग्जरी, लग्जरी है। बोथ। ना 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 ना, बोथ नहीं, या तो लग्जरी बोलो या नेसेसिटी बोलो, क्या बोलना चाहते हो? लग्जरी। लग्जरी, परफेक्ट। नहीं होगा तो मर नहीं जाएंगे, बराबर है ना, सर्वाइवल हो जाएगा, मतलब नेसेसिटी तो नहीं है, लग्जरी है। लेकिन टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी तो फिर भी बाद में आता है, बराबर है ना। टीवी और रेफ्रिजरेटर को यूज करते करते लोग इतने यूज टू हो गए हैं कि अब वो जिंदगी की नेसेसिटी बन चुकी है, हालांकि वो नेसेसिटी नहीं है। हेलो, यस सर। तो उन्होंने ये कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी लिखा है। कॉन्स्पिशियस का मतलब शो ऑफ, बराबर है, मतलब कुछ गुड्स ऐसे हैं जो एक्चुअली लग्जरी है, लाइफ को जिंदगी में जीने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन उसको यूज करते करते हमको ऐसी आदत लग गई है कि अब वो हमारे लाइफ की नेसेसिटी बन चुकी है, मतलब उसके बिना अब हम रह नहीं पाते, टेलीविजन के बिना, रेफ्रिजरेटर के बिना, मोबाइल के बिना। हेलो, यस सर। Yes, बराबर? sir. Now that's why it become a, इसलिए उसको conspicuous necessity कहा जाता है। तो even though they are luxury, but now they have become a substantial part of life, कि उनके बिना अपना घर अधूरा लगता है या फिर लाइफ बराबर है अधूरी लगती है ना, उसकी वजह से हमको को ये खरीदने पड़ते हैं। तो इनकी प्राइस अगर बढ़ भी जाए तो भी उनकी डिमांड सेम ही रहती है। आपको चीजें समझ में आई? यस सर। अच्छा, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन वो पढ़ लिया है, इसके अंदर टिक मार्क करने जैसा कुछ नहीं है। अगर आपको लिखना है तो आप यहां पे लिख दो कि प्राइस फ्यूचर का और डिमांड प्रेजेंट का। अगर आपको लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी तो आज की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर आपको लगता है फ्यूचर में प्राइस गिरेगी तो आज महंगा है तो आज की डिमांड कम हो जाएगी।
ये इतना बड़ा है, वही एक्सप्लेन करते रहते हैं। इसमें कुछ भी अंडरलाइन करने के लिए नहीं था। अच्छा, डिमांड फॉर नेसेसरी, आप इधर बाजू में ही लिख लो, प्राइस एंड डिमांड, प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज, द डिमांड रिमेन कांस्टेंट, मतलब नो रिलेशनशिप। यार एमसीक्यूज की दुनिया में कौन इतनी पैराग्राफ बार बार पढ़ेगा? लॉजिक क्लियर है, ये सेम स्टेटमेंट तो आने से रहे। हाँ, अब देखो इसमें मैंने जो अंडरलाइन किया वो यही है, इररेस्पेक्टिव ऑफ प्राइस चेंजेस पीपल हैव टू कंज्यूम द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ नेसेसरी। इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस चेंजेस, प्राइस का कोई असर नहीं होता, बढ़े या कम हो, जितना क्वांटिटी नेसेसिटी का चाहिए उतना तो चाहिए। हेलो, यस सर। ठीक है। स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन वही है, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड रिलेशन, तो नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। एनी डाउट्स इन दिस गाइस? एक्सेप्शन समझ में आए? यस सर। पक्का? ओके। नाउ सर हम लोग के मॉड्यूल में एक और पॉइंट है। बोलो ना, बोल दो। इरेशनल बिहेवियर, इनका और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। हाँ ठीक है सर ना, जो आपके इसमें एक मिनट, वो जो इरेस, मैं वो भी बता ही देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इग्नोरेंस, आपने जो कहा ना, नो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, हेलो, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, ये ना, ये जो एग्जाम्पल आपने बोला ना, ये अपने लोगों पे सूट करता है। सर कैसे, बताता हूं। आप लोग कभी वेजिटेबल खरीदने जाते हो मार्केट में, कि आपके मम्मी डैडी जाते हैं? कभी कभी। कभी कभी, कभी कभार। मतलब हाँ, मोर कभी कभी मतलब आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है। नहीं है, बराबर है। अब मेरी बात सुनो, मैं भी आज तक कभी मार्केट नहीं गया। अब मुझे कभी कभी अगर मेरे को बोल देवे, बराबर, आपको तो आपकी मम्मी बोलती है, मेरे को तो मम्मी और घरवाली दोनों बोलती है, बराबर है, कि यार आज है ना वेजिटेबल लेकर आ जाओ। अब आई डोंट नो व्हाट वाज द यस्टरडेज प्राइस, बराबर है। बार्गेनिंग कौन कर सकता है? जिसको कल के भाव पता हो। अरे भैया जी, कल तो 10 रुपए में दिया था, आज 11 कैसे हो गया? अब अपन तो महीने में पहली बार जा रहे हैं, अगर वो भाजी वाला मुझे 12 रुपया बोले, तो मुझे सस्ता या महंगा पता चलेगा क्या? नो सर। तो इवन दो, बराबर, वो वेजिटेबल वाले को लगेगा कि ये बकरा नया है, वो मुझसे अगर हाई प्राइस मांग ले, तो भी मेरी डिमांड क्या रहेगी? हाई, बराबर है। और अपन लोग, आज की जनरेशन के लोग तो बार्गेनिंग में बहुत शर्म कर जाते हैं, हाँ कि ना? नो बार्गेनिंग भाई, चिंदी। एंड इफ यू गो विथ योर पेरेंट्स ना, एंड दे बार्गेन, तो हम साइड में हो जाते हैं, हाँ यार मेरे रेस्पेक्ट का क्या हो, हाँ कि ना? नाउ इग्नोरेंस का मतलब है पीपल डोंट नो व्हाट आर द प्राइस गोइंग ऑन इन द मार्केट। तो अगर वो भूले भटके मार्केट में जाकर खरीदते हैं, तो अगर हाई प्राइस भी है तो भी उनका डिमांड हाई होता है, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट आर द एक्चुअल प्राइस। हेलो, यस। तो उसे कहते हैं इग्नोरेंस, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। महंगे प्राइसेस पे भी हम खरीद लेते हैं, बराबर। एक्स्ट्रा पॉइंट है ना आपके मॉड्यूल में, तो मुझे बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर इसमें ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। गाइस, आपको एक्सेप्शन समझ में आ गए? यस सर। सर ये स्पेक्युलेटिव गुड्स वाला आप एक बार शॉर्ट में समझा दोगे प्लीज? स्पेक्युलेटिव का मतलब है शेयर मार्केट, बराबर। अभी शेयर मार्केट में क्या होता है, जब कोई शेयर के भाव बढ़ते जाते हैं, तो पब्लिक उसको खरीदती जाती है, उनको लगता है और बढ़ेगा। ओके सर। बराबर। तो जब शेयर के प्राइसेस इंक्रीजिंग ट्रेंड में होते हैं ना, तो पब्लिक धड़ाधड़ खरीदता जाता है, क्योंकि वो ये और होप करता है कि और बढ़ने वाला है, तो खरीदते जाओ खरीदते जाओ, और हाई प्राइस पे बेचेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे। और जब भाव गिरते जाते ना, तो लोग शेयर्स को बेचते जाते हैं, मतलब दे डोंट वांट टू बाय। व्हाई? क्योंकि भाव गिर रहे हैं, तो गिर रहे हैं तो वो लोग सोचते हैं कि और गिरने तो सस्ता खरीदेंगे, आज बेच के निकलो। दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन। So even though the prices are increasing, they are buying more and more. The prices are increasing, they're buying more and more. Hello? तो सर ये पॉइंट तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट तो प्राइसेस मैंने से इसलिए बहुत तो इसमें सिमिलर। टिक मार्किंग नहीं किया ना, यहाँ पर लिख दो सेम एज फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, बराबर है, इट सेम एज फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। और शेयर मार्केट इज अबाउट फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। समझ गए? समझ गए। Yes, sir.
in a module about rationality of the law of demand, there's a formula given. Could you explain that? Which formula? Q is equals to A minus BP. कहाँ पर है, कौन से पेज पे हो? डिमांड कर्व में 2.10. मेरे अभी तक मेरे मॉड्यूल में नहीं आया ना. कौन सा टॉपिक है वो, टॉपिक बोलो. सर मार्केट डिमांड में demand 3 ग्राफ दिए उसके अंदर है. मार्केट डिमांड. कहाँ पर है, इसमें तो है नहीं. अच्छा एक बार फॉर्मूला बोलो, बोलो फॉर्मूला बोलो. Q is equal to A minus BP. Q is equal to A माइनस, छोटा है हाँ हाँ, A माइनस B कैपिटल P. P पी पी सर पी पैरोट. A माइनस B, P. moving. बी पी है, बी और पी, बॉबी का बी और फिर पी. ये टॉपिक कौन सा है? सर मार्केट डिमांड इसमें कर्व ना के पैराग्राफ में है. सर इसमें 2 Market- कंज्यूमर के ना डिमांड एक्सप्लेन की गई है एक गुड्स के लिए, वैसा कुछ दिया है. यहां पर तो नहीं है. एक काम करो, मुझे उसका पिक्स भेज देना. ठीक है, तो सेंड मी द फोटो. सर आपके बुक में आएगा तब करवा देना. हाँ, तो मेरे बुक्स में भी आएगा तब मैं देख लेता. सर Now, आपके बुक में नहीं अब आएगा. देखो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. गाइस अब मेरी बात सुनना. बहुत पकाया इन लोगों ने मॉड्यूल में. लिसन, लास्ट पार्ट है, फिर लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट हो जाता है. नाउ फिर देखेंगे एमसीक्यूज. गाइस डिमांड, मेरी बात समझना. 2 रीजंस की वजह से अफेक्ट होता है. अफेक्ट का मतलब डिमांड आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, बराबर है. एक ड्यू टू प्राइस और एक ड्यू टू अदर थिंग्स. अदर फैक्टर्स. इनकम, टेस्ट प्रेफरेंस, हैबिट, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह वगैरह. अब इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि अगर प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होता है, इट्स कॉल्ड वेरिएशन इन डिमांड. प्लीज सुनना, वेरिएशन इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. बट अगर आपकी डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, इट्स कॉल्ड चेंज इन डिमांड. Now, if your demand changes because of price, it is called वेरिएशन इन डिमांड और variation in चेंज demand or वेरिएशन change इन in डिमांड, क्वांटिटी ऑफ डिमांड. क्वांटिटी डिमांड. चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. लेकिन अगर प्राइस को छोड़ दो और अदर फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड चेंज होती है तो इट इज कॉल्ड चेंज इन चेंज डिमांड. इन डिमांड. अब मेरी बात को सुनना. डोंट यू थिंक दिस वाला पॉइंट, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड इज सिमिलर? क्वांटिटी का फर्क. हाँ, वो सर अलग है. क्वांटिटी का फर्क है. Understand? Now, just because of quantity word, the whole theory changes. और मालूम है, एग्जामिनर्स को पता है स्टूडेंट पूरी थियोरी पढ़ते हैं, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़, क्वांटिटी और जस्ट मियर डिमांड वर्ड एंड क्वांटिटी डिमांड वर्ड पे फोकस ही नहीं करते. बहुत छोटी सी बात है, कौन फोकस करे, लेकिन ये एमसीक्यूज वाले फोकस करते हैं, बराबर. अब मेरी बात को सुनना सर, लेकिन क्वांटिटी डिमांड और डिमांड में फर्क क्या है बताऊंगा. मैंने कहा ना 15 मिनट बाद वो टॉपिक आ गया. अब मेरी बात सुनना. इकोनॉमिस्ट कहता है कि वेरिएशन इज ऑलवेज ड्यू टू प्राइस एंड चेंज इज ऑलवेज ड्यू टू अदर फैक्टर. बट सर ये नाम निकले ही कैसे, तो सुनो.
वेरिएशन आर ऑफ टू टाइप्स एंड चेंज इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. नाम कैसे पढ़े वो भी एग्जाम्पल दूंगा, सुनना. प्राइस की वजह से अगर डिमांड बढ़ती है, इट इज कॉल्ड एक्सपांशन इन डिमांड. हेलो. यस सर. और अगर प्राइस की वजह से डिमांड कम होती है, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से, इनकम की वजह से, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से अगर डिमांड बढ़ती है, इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड. इसे देखो, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, प्राइस के साथ आप इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड यूज नहीं करेंगे, यू विल गोइंग टू मेक अ मिस्टेक. हेलो. यस सर. यस हाँ, सर. क्योंकि ये थ्योरी कह रहा है. और नाउ अगर अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड फॉल होती है, इट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड. बराबर. नाउ 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 सर प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज के अलावा सब लिख सकते हैं ना? हाँ. अब सुनो, अब क्यों सर इन्होंने क्वांटिटी वर्ड यहां यूज किया और यहां वर्ड क्वांटिटी यूज नहीं किया? का सबसे सिंपल एग्जांपल ना सुनना. इकोनॉमिस्ट कहता है कि प्राइस की वजह से जब डिमांड चेंज होती है ना फ्रेंड्स, तो खाली इंडिविजुअल्स की डिमांड चेंज होती है, और इंडिविजुअल्स की डिमांड को आप क्वांटिफाई कर सकते हैं. हेलो. यस सर. एक अकेले आदमी की डिमांड को क्वांटिफाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? कर सकते हैं. कर सकते हैं. लेकिन मालूम है, जब अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज होती है ना, तो एक आदमी की डिमांड चेंज नहीं होती, पूरे मार्केट की डिमांड चेंज होती है. और मार्केट में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं. क्या मार्केट की डिमांड को आप क्वांटिफाई कर सकते हो? सर. नो, नॉट पॉसिबल. इसके लिए उन्होंने वहां पे क्वांटिटी वर्ड यूज नहीं किया. सर. सर कैन यू रिपीट अगेन? सर पर जो लॉ होता है वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो फिर ये प्राइस इंडिविजुअल के लिए थे, तो फिर ये लॉ कैसे हो गया? क्योंकि वो इंडिविजुअल डिमांड इफेक्ट करता है. लॉ तो ऑल ओवर पे अप्लाई होता है ना. लॉ हमेशा इंडिविजुअल्स पे अप्लाई होता है ना. हेलो. आप लोग रियल लॉ जो पढ़ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह, वो इंडिविजुअल्स के लिए है ना. अब तुम कह सकते हो सारे इंडिविजुअल्स हैं तो सब पे एप्लीकेबल है. हाँ, तो लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे एप्लीकेबल है. अगर कोई आपने लॉ पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा क्या? यस सर. हाँ. अगर आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो मार्केट को पनिशमेंट है कि इंडिविजुअल को पनिशमेंट है? तो मेरी बात सुनो. लिसन लिसन लिसन, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी को समझने की कोशिश करना. सुनना. इकोनॉमिस्ट कहना चाहता है कि अगर प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होती है ना, तो वो इंडिविजुअल्स की डिमांड्स हैं. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और इंडिविजुअल की डिमांड को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं. अब आप कहोगे सर कैसे? तो मेरी बात सुनना गाइस. हो सकता है कि कोई चीज मुझे महंगी लगे, वो आपको महंगी ना लगे. तो हो सकता है कि मैं कम खरीदूं लेकिन आप कम ना खरीदो. हेलो. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. यस. बराबर है. तो इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है प्राइस. बराबर है ना. लेकिन जब अदर फैक्टर अफेक्ट करता है ना, तो पूरे मार्केट की डिमांड को अफेक्ट करता है. और मार्केट की डिमांड को कभी भी क्वांटिफाई किया नहीं जा सकते. नहीं जा सकता. सर एक मिनट, आपने जो बोला वो एक जनरल स्टेटमेंट बोला. आपने जो बोला हमने सुन लिया सर. आपको बी स्पेसिफिक, टेल अस द एग्जांपल देता हूं. अदर फैक्टर में पॉपुलेशन आता है. यस. पॉपुलेशन के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है. हेलो. इफ द पॉपुलेशन इज मोर, द डिमांड इज मोर. इफ द पॉपुलेशन इज लेस, द डिमांड इज लेस. हेलो. यस सर. अब मुझे एक चीज बताओ, मेरे घर पे 2 बच्चे हुए, तो खाली मेरे घर पे 2 बच्चे होने के से हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बढ़ गई क्या? कि ओवरऑल पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई द डिमांड इज इंक्रीजिंग. ओवरऑल पॉपुलेशन. तो तुम Yes, ओवरऑल sir. पॉपुलेशन का डिमांड को क्वांटिफाई कर पाओगे?
नहीं। आर यू गेटिंग? एक एग्जांपल और लेता हूं, सुनो, थोड़ा लॉजिकली एनालाइज कर, इसलिए इन्होंने वर्ड क्वांटिटी और वर्ड क्वांटिटी नहीं लगाया। नाउ वेदर कंडीशंस, चलो वेदर कंडीशन पे डिमांड डिपेंड करती है। यस यस हाँ, अगर रेनी सीजन आ रहा है तो कहने से रेनी सीजन सबके लिए आ रहा है कि मेरे अकेले के लिए आ रहा है, इंडिविजुअल के लिए आ रहा है कि पूरे मार्केट के लिए? मार्केट हाँ, तो डिमांड मेरी अकेले की बढ़ेगी कि पूरे मार्केट की बढ़ेगी? मार्केट पूरे तो मार्केट मार्केट की डिमांड को क्वांटिफाई कर पाएंगे? नहीं नो। तो अदर फैक्टर्स है ना, किसी इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं करता, पूरे मार्केट को एक साथ अफेक्ट करता है। लेकिन प्राइस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है। हो सकता है कि प्राइस बढ़ने की वजह से मेरी डिमांड कम हो जाए, सर तो मेरी ये डिमांड इनकम ज्यादा में कम हो कैसे जाए होता लेकिन है? आपकी डिमांड कम से कम हो। हेलो, इसके लिए गाइस डिमांड को क्वालिटेटिव कंसेप्ट कहा गया था, क्वांटिटेटिव नहीं। हेलो, क्योंकि इंडिविजुअल की डिमांड को वेरी करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब सुनना, अब लिसन 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 प्लीज अंडरस्टैंड, एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, मैं थोड़ा लॉजिकल लेके चलता हूं क्योंकि उन्होंने जो सेंस में समझाया है वो सेंस को समझना जरूरी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। मैं ऐसा बोलूं, अगर प्राइस 10 है, स्टैंडर्ड लेते हैं फॉर कंपैरिजन, डिमांड भी 10 है, अगर प्राइस 8 हो जाए तो डिमांड विल इंक्रीज। यस सर तो एक्सपांशन इज ड्यू टू फॉल इन प्राइस। एक्सपांशन कब होता है? ड्यू टू फॉल इन प्राइस फॉल इन प्राइस। तो माइट बी माई डिमांड विल बी 20 क्वांटिटी, बराबर। अब सुनो, अब अगर आप इसको है ना डिमांड के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्लॉट करो तो देखो क्या होगा, y एंड x, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। स्टैंडर्ड ले लेते हैं, जब प्राइस 10 था तो मेरी डिमांड भी 10 थी, इट इज माई ए कॉम्बिनेशन। चलो, दिस इज माई ए कॉम्बिनेशन। हेलो, यस सर ठीक है। अब सुनना सुनना सुनना, अब जब प्राइस 8 हो गई तो 10 से कम 8 यहां पे कहीं पे होगा। हेलो, यस डिमांड 20 हो गई, मतलब 10 से आगे होगा यहां पे कहीं पे। दिस इज माई बी कॉम्बिनेशन, हाँ कि ना? यस सर अच्छा, क्या मैं सिंगल लाइन से इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ सकता हूं? नो सर हाँ, अरे सिंगल लाइन से दोनों पॉइंट जुड़ गए कि नहीं? यस सर हाँ, दिस इज कॉल्ड डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब मेरी बात सुनना, इकोनॉमिक्स कहता है कि एक्सपांशन में ना डिमांड कर्व रिमेन सेम, खाली मूवमेंट हो रहा है। मेरा डिमांड कर्व नीचे की तरफ जा रहा है, ए टू बी पॉइंट। हेलो, यस सर हाँ, यस सर। अब मेरी बात सुनना, तो एक्सपांशन में डिमांड कर्व मूव्स डाउनवर्ड, इन एक्सपांशन डिमांड कर्व मूव्स डाउनवर्ड from left to right, but the demand curve remains same. सेम ठीक है, अब सुनना, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन सुनो। अभी है ना, ये चीज का इंपॉर्टेंस तब समझेगा जब मैं आपको चेंज बताऊंगा, लेकिन पहले कॉन्ट्रैक्शन देखो। अंडरस्टैंड, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड का फॉल होना, वो तो प्राइस राइज से होता है। तो पहले स्टैंडर्ड लेते हैं 10 एंड 10, ओके 10 10। मान लो कि प्राइस हो गया 12, द प्राइस हैज बीन इंक्रीज्ड। हेलो, यस सर तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम कॉन्ट्रैक्ट। लेट्स टेक 5, ओके। अब मेरी बात सुनना, इफ आई ड्रॉ अ डायग्राम, इफ आई प्लॉट दिस नंबर्स इन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो पहले हम कांस्टेंट ले रहे हैं, 10 प्राइस है और मेरी 10 ही डिमांड है। तो दिस इज माई ए कॉम्बिनेशन, ठीक है, ए वाला कॉम्बिनेशन। अब सुनो, प्राइस हो गया 12, तो कहने से 10 के ऊपर होएगा 12। यस अच्छा, डिमांड हो गया 5, तो 10 के अंदर होएगा, समवेयर ओवर हियर 5। नाउ, तो दिस इज माय बी कॉम्बिनेशन। कैन आई जॉइन दिस डिमांड 2 पॉइंट्स विद अ सिंगल कर्व? यस सर यस सर यस। लेकिन अब मुझे एक चीज बताओ, मेरा डिमांड कर्व नीचे की तरफ जा रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है? मूवमेंट किधर है?
A to B A to ऊपर B, मतलब अपवर्ड। तो मेरी बात सुनना, कॉन्ट्रैक्शन में भी डिमांड कब रिमेन सेम, खाली मूवमेंट हो रहा है, मूव्स अपवर्ड, बराबर, मूव्स अपवर्ड। और एक्सपांशन में मूव्स डाउनवर्ड। अब सुनो, प्राइस, अदर फैक्टर्स, कहने से जब हम अदर फैक्टर्स यूज करते हैं तो द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। जब आप प्राइस और डिमांड का Yes, sir. रिलेशनशिप Yes, लेते sir. हो Yes, तो यू sir. अज्यूम अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। हेलो, Yes, sir. तो जब आप अदर फैक्टर्स के साथ प्राइस को, डिमांड को देखोगे तो यू हैव टू अज्यूम प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो Constant. अब मेरी बात सुना, ठीक है, मैं नंबर्स लेता हूं, अब आपको चीजें समझेंगी कि ऊपर के नाम निकले क्यों, बराबर। हालांकि आपने ऐसा जिसमें पढ़ा भी है। सुनो, प्राइस एंड डिमांड, अब मैं इधर क्यू वर्ड यूज नहीं करता। नाउ लिसन, मान लो कि प्राइस 10 है, प्लीज सुनना, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन, बराबर। नाउ, और डिमांड ऑफ मिल्क, मेरी बात सुनना, मेरे घर पे, बराबर, जब प्राइस 10 था, वी वर 4 मेंबर्स, आई यूज्ड टू बाय 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, मेरी डिमांड थी 2 लीटर की। हेलो, यस सर। ठीक है। अब मेरे घर पे 4 मेहमान आ गए, तो कहने से द पॉपुलेशन एट माय होम इंक्रीज्ड। यस सर। अच्छा, अब प्राइस तो आज भी 10 है, बताओ मिल्क मुझे ज्यादा लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? यस सर। यस सर। तो द डिमांड हैज बिकम 4। अब मुझे एक चीज बताना, इधर जो डिमांड बढ़ी वो प्राइस की वजह से बढ़ी कि अदर फैक्टर्स की वजह से? Other Other factors. factors. प्राइस मेरा कांस्टेंट है। हेलो, यस सर। Yes, sir. ठीक है, सुनना, मैं एकदम डेप्थ में लेके जा रहा हूं ताकि मुझे वो मीनिंग समझे आप लोग को जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो, हम इसको ना डायग्राम पे प्लॉट करते हैं। ये मेरा प्राइस और ये मेरी डिमांड है, ठीक है। अब प्राइस तो मेरी 10 है, और जब 10 प्राइस है तब मैं 2 क्वांटिटी यूज कर रहा था, 2 लीटर ऑफ मिल्क। तो ये मेरा ए कॉम्बिनेशन, यस ठीक है। सर। अब Yes, sir. जब प्राइस 10 था, बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, मेरा मिल्क का कंजम्पशन 4 हो गया, लेकिन प्राइस तो 10 ही था ना। यस सर। दिस इज माई बी कॉम्बिनेशन। नाउ यू टेल मी, क्या मैं ए और बी पॉइंट को सेम डिमांड कर्व से ज्वाइंट कर सकता हूं? यस। नो। यहां पर देखो, ए और बी, स्ट्रेट लाइन तो बनेगा मैं, ना। सुनो, अरे स्ट्रेट लाइन को, एक मिनट, डिमांड कर्व कैसा है तुम्हारा? डाउनवर्ड स्लोपिंग ना। यस सर। तो स्ट्रेट लाइन कैसे बनाओगे? ओके ओके। बराबर। तो मेरी बात सुनो, यहां पर ए और बी पॉइंट एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन में दोनों सिंगल डिमांड कर्व से ज्वाइंट हो रहे थे कि नहीं? यस सर। लेकिन यहां पर ज्वाइंट नहीं होते। इसके लिए यहां पर है ना, ए पॉइंट में डिमांड कर्व अलग है और बी पॉइंट में डिमांड कर्व अलग है। हेलो, यस सर। तो सुनो, इकोनॉमिक्स कहता है कि अदर फैक्टर्स की वजह से ना डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। हेलो, डिमांड कर्व पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, एक नया डिमांड कर्व बनता है। दैट्स व्हाई द वर्ड इज चेंज। चेंज। तो सर इधर क्या है? इधर नया डिमांड कर्व नहीं बनता, डिमांड कर्व रिमेन सेम, खाली उसके ऊपर नीचे मूवमेंट होता है। हेलो, यस सर। और मूवमेंट इज कॉल्ड वेरिएशन, मूवमेंट इज कॉल्ड वेरिएशन। फ्लक्चुएशन, वेरिएशन, बट द डिमांड कर्व रिमेन्स सेम। सेम। इसलिए उन्होंने यहां पर वर्ड इंक्रीज और वहां पर एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो चेंज में नया डिमांड कर्व में शिफ्टिंग होती है, मूवमेंट नहीं होता। हेलो, बिकॉज प्राइस इज कांस्टेंट। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो सुनो, डिमांड जब इंक्रीज होती है तो यहां पर मूवमेंट नहीं होता, डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट, शिफ्ट टू राइट। राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एनी डाउट्स? नो सर। बराबर। अच्छा, डिक्रीज इन डिमांड, ये भी देख लो, प्राइस और डिमांड, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, अदर फैक्टर की वजह से डिमांड चेंज होती है। व्हेन द प्राइस इज 10,
बराबर ना। अब वेदर कंडीशन ले लो, अब पॉपुलेशन छोड़ दो, कुछ नया लेते हैं, बराबर है। अच्छा नहीं तो इनकम ले ले, इनकम ले ले, इनकम। चलो इनकम फैक्टर लेते हैं। मान लो कि मेरे बराबर प्राइस 10 है, पेप्सी का प्राइस 10 है और मेरे पास 100 रुपीज है। बताओ कितनी पेप्सी बॉटल्स खरीद सकता हूं? 10। चलो तो 10 रुपीज में जब मेरी इनकम 100 रुपीज थी, मेरे डैडी ने मुझे पॉकेट मनी दी, मान लो इनकम 100 रुपीज, बराबर है। आई हैव कैपेसिटी टू बाई 10 बॉटल ऑफ पेप्सी, ठीक है। अब है ना, मेरे घर वालों ने पॉकेट मनी बढ़ा दी, प्राइस नहीं चेंज हुआ है, बट मेरी इनकम 200 रुपए हो गई। इवन तो द पेप्सी का प्राइस इज 10, बताओ मैं कितनी पेप्सी की बॉटल्स खरीद सकता हूं मेरी 200 रुपए में? 20। 20। तो डिमांड इंक्रीज हुई कि नहीं? यस सर। यस डिमांड सर। इंक्रीज हुई क्योंकि इनकम इंक्रीज हुआ, प्राइस की वजह से नहीं। तो प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, बराबर। तो ए कॉम्बिनेशन एंड बी कॉम्बिनेशन। नाउ लिसन, इफ आई प्लॉट दिस इन अ डायग्राम, तो प्राइस एंड डिमांड, बराबर। तो 10 रुपीज पे आई कैन बाई 10 पेप्सी बॉटल्स, दिस इज माई ए कॉम्बिनेशन। हेलो, यस सर। बराबर। अब मेरी बात सुनना, जब इनकम बढ़ी तो सेम प्राइस में मैंने 20 बॉटल्स खरीदी। ये सॉरी, मेरे को डिक्रीज का कंसेप्ट लेना है ना, एक मिनट रुको, सॉरी सॉरी, मैंने सेम एग्जांपल ले लिया। आई वांट टू टेक डिक्रीज। नाउ मेरी इनकम 200 रुपए के बदले 50 रुपीज हो गई, 100 रुपीज के बदले 50 हो गई। तो बता, प्राइस तो 10 ही है, मैं कितनी पेप्सी की बॉटल्स परचेज कर पाऊंगा? 5, बराबर है। तो नाउ अंडरस्टैंड, मेरा ए कॉम्बिनेशन तो आपको समझ गया। अब क्योंकि मेरी इनकम कम हो गई तो मेरी डिमांड भी कम हो गई, मेरा डिमांड इज 5। तो कहने से आई गॉट माई बी कॉम्बिनेशन ओवर हियर। क्या मैं ए और बी को एक सिंगल डिमांड कर्व से ज्वाइंट कर सकता हूं? नहीं। नहीं। इसका मतलब मेरा डिमांड कर्व इनसाइड शिफ्ट हो रहा है, इट इज शिफ्टिंग टू लेफ्ट। हेलो, यस सर। बराबर। तो डिमांड कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट। अब सुनो, यहां पर डिमांड कर्व में पूरा एक नया डिमांड कर्व बनता है, इसलिए अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड को चेंज कहते हैं। एनी डाउट्स? नो सर। और प्राइस की वजह से डिमांड कर्व रिमेन सेम, बट खाली ऊपर का मूवमेंट है, नीचे का मूवमेंट है, इसलिए उसे वेरिएशन कहते हैं। एनी डाउट्स? नो सर। हाँ, तो अब इन्होंने ना, इकोनॉमिक्स ने इस टॉपिक में आपको सिर्फ डिफरेंस समझाने की कोशिश की, जो मैं आपको यहाँ पर 3 लाइन में लिख देता हूं। वो मैंने एक्सप्लेन किया तो बहुत सारी चीजें हो गई। तो ना अंडरस्टैंड वेरिएशन एंड चेंज। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, पहला पॉइंट, वेरिएशन इज ड्यू टू प्राइस, चेंज इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, वेरिएशन में डिमांड कर्व रिमेन सेम, अ सिंगल डिमांड कर्व, बराबर। लेकिन अगर वो नीचे की तरफ फ्लो करे तो इट इज एन एक्सपांशन। हेलो, यस सर। अगर ऊपर की तरफ फ्लो करे तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन, बराबर। नाउ चेंज में डिमांड कर्व, दिस इज माय मेन डिमांड कर्व, अगर आगे की तरफ शिफ्ट करे राइट तो इट मींस इंक्रीज, और अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करे लेफ्ट, इट मींस डिक्रीज। डिक्रीज। बस इतना ही पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। हेलो गाइस, समझ में आया? यस सर। अगर आपको ये समझा है, अरे गाइस 9 o'clock से ज्यादा हो गया ना? यस सर। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, बराबर, मुझे रियलाइज नहीं हुआ। नाउ इन वेरिएशन देयर इज अ मूवमेंट इन कर्व, बट डिमांड कर्व रिमेन सेम। अब इसमें इन दिस देयर इज अ शिफ्ट इन कर्व,
बराबर, दैट इज न्यू डिमांड कर्व क्रिएटेड। गाइस आपको ये 3 डिफरेंस समझ में आए? यस सर, अरे पक्का? यस सर, कंफर्म। ठीक है, तो हम लोग ने ये वाला कंसेप्ट भी कंप्लीट कर लिया, बट आप टिक मार्किंग कर लो आज ही, प्लीज टिक मार्किंग कर लो। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में ये जो मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्होंने पकाया बहुत है। इन्होंने पहले एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को समझाया, इतना पकाया, फिर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड को समझाया, अलग से पकाया। नाउ ये सब फालतू है। फिर इन्होंने ना यहां पर दोनों को कंपेयर किया, मतलब सेम थिंग ट्वाइस। तो आप यहां पर आ जाओ, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, जल्दी। यस सर, हो गया। हाँ आ जाओ, इतना आपको ये जो लिखा है ना, बस इसको टिक मार्किंग कर लो। टिक मार्क किया? Movement along the Sir, demand आपने curve sir- indicates change in quantity demand. A shift of demand curve indicates there is a change in demand. Increase or decrease in demand here refers to shift of whole curve, or change in quantity demand means movement along the same curve. Guys, copy highlight किया? यस सर। यस Okay. सर। बस इसके बाद आपका लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट हो जाता है। अब नया टॉपिक चालू होता है, इलास्टिसिटी। बट कैन आई से आपको मॉड्यूल से हर एक छोटी छोटी बात समझ में आ गई? Yes. ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेक्स्ट लेक्चर जब भी है, एक कल है ना मेरा लेक्चर? यस। हाँ। यस सर। तो टुमारो हम डिमांड पे पहले एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय गाइस। सर हाँ बोलो।